हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पार्ट 1 ऑफ रीबर्थ ऑफ क्वीन। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी भी व्यक्ति से इसका सामना होता है तो उसे एक संयोग कहा जाएगा। चैप्टर 1, अविनाश को लगा शोक। ये कहानी है आस्था नाम की लड़की की जिसने अपने प्यारे पति को छोड़ दिया अपने परिवार के कहने से, जो उसे रोज उसके कान भरते थे उसके पति के खिलाफ, क्योंकि उन्हें उसकी प्रॉपर्टी चाहिए थी। जब वो डाइवोर्स लेके घर से बाहर निकलती है तब कोई उसे किडनैप कर लेता है और बहुत सी जयक्ति करता है। अंत में वो मर जाती है। मरने से पहले उसे राज पता चलता है कि उसका किडनैप किसी और ने नहीं, उसके परिवार ने ही करवाया था। वो उससे प्यार नहीं बल्कि नफरत करते थे। उसका पति ही उससे प्यार करता था, जो उसे बचाने के लिए खुद की जान तक दे दी। ये बात उसे मौत के समय पता चली और वो मर जाती है। मगर जब वो जागती है तब खुद को आलीशान कमरे में पाती है। खुद को देखती है मगर उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो तो मर चुकी थी तो फिर जिंदा कैसे। जब खुद को देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि न उसके शरीर पे कोई निशान था, न कोई मारपीट के निशान, बेदाग खूबसूरत चेहरा। वो जब 19 साल की थी तब उसका चेहरा ऐसा था, मतलब उसका रीबर्थ हुआ है। उसे यकीन नहीं आता तो कमरे को चेक करती है, मगर कमरे को देख उसे याद आता है कि ये तो उसी का कमरा है जिसमें वो शादी के बाद रहती थी। उसे तो यकीन ही नहीं आता कि उसका रीबर्थ हुआ है। मगर थोड़े समय बाद गॉड को थैंक यू कहती है और डोर के नीचे जाने ही वाली होती है अपने पति को ढूंढने के। वो सामने आ जाता है। उसे देख आस्था अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाती और रो पड़ती है। आस्था जब अविनाश के गले लगती है तब वो चौंक जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी उसके करीब तो क्या टच भी नहीं करने देती थी। आज वो खुद उसके गले लगे रो रही है। मगर जब उसके कान में आस्था के रोने की आवाज आती है तब होश में आता है। उसको शांत पहले करता है, पानी पिलाया। आस्था देख रही थी सब कुछ कि वो जिससे इतनी नफरत करती थी आज वो कैसे उसका ख्याल रख रहा है। इसीलिए उसे बहुत दुख होता है। जब अविनाश आस्था को खोए हुए देखता है तो आवाज करता है जिसे होश में आती है। अविनाश उसे बाहोट कुछ पूछना चाहता था, मगर कुछ सोच उससे कुछ नहीं कहता। उसे उसका ख्याल रखने को कहता है और मेडिसिन लेने को बोलता है, क्योंकि वो जानता था कि उसकी पत्नी उससे कितनी नफरत करती है। उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी और बुखार में वो उसे और ज़्यादा बीमार करना नहीं चाहता था। इसीलिए जब कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ता है तो आस्था उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आप कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़कर। तो वो उससे अपना हाथ छुड़ाकर कहता है कि उसे कुछ काम है उससे। आस्था मन में सोचती है कि उसे क्या कहे कि वो यहाँ रुक जाए। इसीलिए वो कहती है कि उसे पानी चाहिए। अविनाश को उसका बिहेवियर आज कुछ अलग सा लगता है, मगर फिर भी उसे पानी देता है। जब वो वापस मुड़ता है तो फिर आस्था उसे मेडिसिन देने के लिए कहती है। ऐसे ही कोई न कोई बहाना बनाती रहती है और उसे रोकती है। अविनाश तंग आकर आखिरकार पूछ ही लेगा है कि वो उससे क्या चाहती है, क्योंकि वो पहले से ही दुखी था। एक तो उसकी बीवी बीमार है, उसका बॉयफ्रेंड भी है और वो उससे देखना तो क्या उससे बात करना भी पसंद नहीं करती। आज वो उसे रोकने के लिए बहाने बना रही है। आस्था भी फिर सीधे सीधे उससे बता देती है कि वो चाहती कि वो उसके साथ रहे, उसका ख्याल रखे। मगर ये सुन के अविनाश के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बीवी उसे उसके पास रुकने के लिए कह रही है। इसीलिए वो दोबारा पूछता है कि तुमने अभी अभी क्या कहा। तो वो दोबारा अपने पास आने के लिए कहती है। मगर जब वो नहीं आता तो गुस्सा आता है उसे, मगर अपने गुस्से को शांत कर कहती कि तुम मेरे 3 गिनने तक नहीं आए तो देख लेना। ये सुन के उस बेचारी की हवा ही निकल जाती है, क्योंकि पहली बार उसकी पत्नी उसे अपने पास खुद से बुला रही थी। वो जब उसके पास पहुंचता है तो आस्था उसे अपने पास खींच लेती है और बेड पे साइड हो जाती है। अविनाश तो शोक में चला जाता है, मगर होश में आते ही जब उससे रहा नहीं जाता तब पूछता है, जब तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता चलेगा कि तुम मेरे करीब हो तो क्या होगा। अभी तुम मेरे पास आ रही हो मगर फिर तुम दूर हो जाएगी, इसीलिए बेहतर है कि तुम मुझसे दूर ही रहो। ये कह के जब वो जाने वाला होता है तब आस्था उसका हाथ पकड़ लेती है। चैप्टर 2, आस्था का पास्ट और माफी। आस्था अविनाश का हाथ पकड़ लेती है और फिर उसे बेड पे गिरा के खुद उस पे चढ़ के बैठ जाती है और अविनाश को कहती है कि मैं उस पागल आदमी से प्यार नहीं करती हूँ तो दोबारा मेरा नाम उसके साथ मत जोड़ना।
अविनाश कहता है कि अब तब तो तुम उसके लिए मुझसे लड़ती थी, मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं। अविनाश मन में सोचता है तुम उसके लिए मुझसे लड़के प्रोजेक्ट उसको देती थी और मैं बस उसे तुम्हारे साथ देख जलता था, कुछ भी नहीं कर पाता था। मेरी बीवी थी फिर भी। वो अपने विचार से बाहर तब आता है जब उसे आस्था की आवाज़ आती है जो उससे कह रही थी कि वो मेरा कुछ नहीं लगता अब से, क्योंकि एक कह के वो चुप हो जाती है। तो अविनाश उससे पूछता है क्योंकि क्या। तब आस्था उससे पूछती है कि क्या मैं जो कहूंगी उस पे आप यकीन करेंगे। आस्था अपने मन में सोचती है कि जिसे मैंने अपना माना टूट कर प्यार किया उसने मेरा सौदा कर दिया, मगर मैं बच के भाग निकली। मगर मेरी किस्मत खराब थी कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि मैं भागने की हालत में ही नहीं थी। उसे याद आता है कि कैसे उसका प्यार उसे जलता था और बैल से मरता भी था। ये याद करके वो काम उठी। अविनाश ने देखा, मगर वो जानना भी चाहता था कि उसकी बीवी क्यों अब उस आदमी से अब नफरत करती है। वो उसकी आंखों में उसके लिए नफरत साफ देख सकता था। उसने फिर पूछा कि क्यों अब वो उस विक्रम से नफरत करती है। तब आस्था अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आती है और कहती है कि क्योंकि मैंने मेरी बहन और उस विक्रम को साथ देखा था होटल रूम में एक साथ, जिसके बाद मुझे कोई होश ही नहीं रहा। मगर तब मैंने उनकी बात करते हुए सुना कि वो हमें मारने के बाद हमारी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं और उससे पहले हमारा सौदा करना चाहते हैं ताकि आप हमें छोड़ दे। और इस काम में हमारा पूरा परिवार उनका साथ दे रहा है। वो ही लोग हमें आपके खिलाफ भड़कते थे जिससे मैं आपको छोड़ दूं। मैंने जैसे ही उनकी बात सुनी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, मगर जब मैंने कड़ियाँ जोड़ी तब समझ में आया कि वो अकेले तो सब कुछ कर नहीं सकते। फिर हमें विश्वास हुआ, हम वहाँ से निकल गए। हमें कोई होश ही नहीं था। उस वक्त बरसात में भीगने से हमें बुखार हो गया। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि कहा जाए क्या करूं, मगर तब तक आप वहां पहुंच गए, मगर मैं बेहोश हो चुकी थी। ये सुन के तो अविनाश को भी झटका लगा कि आस्था के परिवार वाले उसे मारना चाहते हैं और विक्रम और जानकी दोनों साथ है। उसे इतना ही पता था कि उसकी बहन उसे नफरत करती है, मगर इस हद तक उसने कभी सोचा भी ना था। वो फिर होश में आता है और आस्था से पूछता है कि वो सब तो ठीक है, मगर तुम तो मुझसे नफरत करती हो ना, फिर तुम मेरे साथ क्यों रहना चाहती हो। क्या तुम मुझे तोड़ना चाहती हो तो प्लीज़ मुझसे दूर ही रहो। मुझ में हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे पास आके तुम्हारा धोखा सहन कर सकूं। तुम धोखा दे रही हो तो मत करो ऐसा, आई रिक्वेस्ट यू। ये सुन के आस्था को भी एहसास होता है कि उसने अविनाश को कितना हर्ट किया है। वो उससे कहती है मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अविनाश, मगर मेरी फैमिली की बातों में आकर मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। तुम्हारे प्रति मेरे प्यार का मैंने गला घोट दिया, मगर अब नहीं, मेरे सामने सब सच आ गया है। वो लोग यही चाहते हैं मैं तुम्हें छोड़ दूँ। आस्था को याद आता है कि कैसे अविनाश के डाइवोर्स के बाद उसकी जिंदगी नरक बन गई। उसके परिवार वालों ने, उसके प्यार ने उसका किडनैप करके कितना टॉर्चर किया और फिर बेच भी दिया। अंत में एक्सीडेंट हो गया, वो मर गई। मगर भगवान को उस पे तरस आ गया और उसका दूसरा जन्म हुआ सिर्फ उसके पति के लिए और बदले के लिए। वो भूली नहीं थी कैसे उन लोगों ने अविनाश को मारने के लिए फोर्स किया था। सिर्फ उसे बचाने के लिए अविनाश ने खुद को मार दिया, मगर फिर भी ये लोग उसे नहीं छोड़ा और उसे बेच दिया गया। ये सब याद करके वो कांप उठी। उसे श्वास लेने में तकलीफ होने लगी और बेहोश हो गई। चैप्टर 3 सुकून। आस्था को बेहोश होता देख अविनाश घबरा जाता है और जल्दी से आस्था को साइड कर लेटाता है उसे और खुद खड़ा होके पानी के छींटे मारता है। मगर जब वो होश में नहीं आती तो दोबारा मारता है। फिर धीरे धीरे आस्था को होश आता है, मगर वो फिर भी कमजोर होती। जब अविनाश देखता है कि आस्था को होश आ गया है तो बहुत खुश होता है। आस्था देखती है कि अविनाश उसके लिए कितना परेशान है, इसीलिए वो उसका हाथ पकड़ के बेड पर बिताती है। अविनाश भी उससे थोड़ा दूर बैठ जाता है, क्योंकि अब भी उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी वाइफ उससे प्यार करती है। आस्था देखती है कि वो उससे दूर बैठा है तो खुद थोड़ा खिसकते हुए उसके पास बैठ जाती है। अविनाश कुछ भी नहीं कहता तो आस्था थोड़े समय बाद पूछती है, क्या आप मुझे माफ़ करके अपना पाएंगे? क्या आप मुझसे प्यार कर पाएंगे भविष्य में? क्या आप मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ नहीं कर सकते? अविनाश कुछ सोचता है। जब आस्था को कोई जवाब नहीं मिलता तो उसे लगता है कि अविनाश उसे माफ़ नहीं करेंगे। ये सोच दुखी हो जाती है। जब अविनाश आस्था का उतरा हुआ चेहरा देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि वो क्या सच रही है। इसीलिए फाइनली वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, मगर तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगी, विक्रम से दूर रहोगी और अपनी फैमिली से भी।
तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगी, मुझे कभी हर्ट नहीं करोगी तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, बोलो मंजूर है तुम्हें। तो आस्था कहती है खुशी के साथ कि उसे मंजूर है। अविनाश जानता था कि आस्था अपना प्रोमिस कभी नहीं तोड़ती चाहे कुछ भी हो जाए, इसीलिए ही वो उससे प्रोमिस मांग रहा था। दूसरी तरफ आस्था को तो बस अपने पति का साथ चाहिए था जिसके लिए वो फिर से इस दुनिया में आए है। अविनाश उससे कहता है तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ। ये बोल के वो खाना लेने नीचे किचन में चला जाता है। आस्था सोचती है उसका पति कितना केयरिंग है। वो क्या सोच उस विक्रम से प्यार कर बैठी। फिर वो अपने बदले के बारे में सोचने लगती है कि कैसे क्या करना है। वो अभी सोच ही रही होती है, उतने में अविनाश आता है और वो फिर अपनी सोच से बाहर आती है। वो देखती है कि अविनाश उसके लिए दलिया लेके आया है। ये देख के उसका मूड बिगड़ जाता है, मगर जब उसके साथ साथ पुलाव, काजू मसाला का शाक देखती है तो मुंह में पानी आ जाता है। अविनाश जब उसे दलिया खिलाने जाता है ये देख वो तरह तरह के मुंह बनाती है। वो कहती है कि उसे ये नहीं खाना। अविनाश कहता है कि वो बीमार है तो उसे यही खाना चाहिए। जब वो नहीं मानती तब कहता है अगर तुम ये पूरा फिनिश करेगी तो मैं तुम्हें अपने खाने में से थोड़ा खाने दूंगा। आस्था तो ये सुन के खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी खाने लगती है। अविनाश जब ये देखता है तो आस्था बहुत प्यारी लगती है। आखिर हमारी आस्था चुलबुली, मैच्योर, बहुत खूबसूरत और थोड़ी चबी थी। जब वो खाना खा रही थी तो अविनाश तो उसे देखता ही रह गया। तब तक आस्था दलिया खत्म कर चुकी थी, इसीलिए ललचाई नजरों से अविनाश के खाने को देख रही थी। ये देख अविनाश अपनी प्लेट लाके उसके पास बैठ जाता है। आस्था ये देख जल्दी से खाने का एक बाइट लेती है। जब वो खाने वाली होती है तब उसे याद आता है अविनाश भी भूखा होगा, क्योंकि उसे याद आता है जब कभी वो नहीं खाती तब वो भी नहीं खाता। ये याद आते ही वो बाइट अविनाश के मुंह के पास ले जाती है। अविनाश जब उसे ऐसा करता देखता है तब उसे बहुत खुशी होती है, क्योंकि आज पहली बार उसकी पत्नी उसे खिला रही थी। ये सोच वो खा लेता है और एक बाइट लेके उसको भी खिलाता है। आस्था भी खा लेती है। ऐसे ही डिनर कंप्लीट करते हैं वो लोग। अविनाश प्लेट लेके नीचे रखने के लिए जा रहा था, तब आस्था उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि आप वापस आएंगे ने? ये सुन अविनाश कंफ्यूज होके उसे देखता है, जैसे पूछना चाह रहा हो क्या कहना चाहती हो। ये देख वो हिचकिचाते हुए पूछती है क्या आप मेरे साथ मतलब एक कमरे में मतलब एक साथ, इतना बोल अपना सर नीचे कर लेती है। अविनाश ये देख समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहती है, इसीलिए कहता है आता हूँ। ए बोल के चला जाता है। आस्था को बहुत शर्म आ रही थी, मगर फिर खुद को समझती है कि वो तेरा पति है। तू सिर्फ उसे अपने साथ सोने के लिए पूछ रही थी, उसने क्या बड़ी बात है। ये सोच वो अपने आप को कंट्रोल करती है। तब तक अविनाश भी आ जाता है और बेड पे उससे दूर होके सो जाता है। ये देख आस्था मुंह बनाती है और सो जाती है, मगर नींद दोनों को ही नहीं आ रही थी। दोनों करवट बदलते हैं, मगर दोनों के फेस एक दूसरे के सामने आ जाता है। अविनाश पूछता है कि तुम्हें नींद नहीं आ रही, ये बोल वो उसका बुखार चेक करता है जो हल्का हल्का अब भी था। आस्था कहती है सुबह तक उतर जाएगा। अविनाश पूछता है तुमने मेडिसिन ले ली ना? आस्था हाँ में सिर हिलाती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था क्या पूछे, इसीलिए कहता है कि अब सो जाओ तुम। गुड नाइट बोल करवट बदलता है, मगर आस्था को ये अच्छा नहीं लगता तो वो अविनाश को पीछे से हग कर लेती है। ये देख वो कहता है ये क्या कर रही हो तुम? तो आस्था कहती है हग कर रही हूँ और क्या, अपने पति को ही कर रही ना दूसरे के पति को। ये सुन अविनाश शांत हो जाता है जो उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। थोड़े समय बाद जब अविनाश देखता है कि वो से चुकी है तो उसके तरफ करवट बदल के हग कर लेता है और सो जाता है और स्माइल करता है। उसकी स्माइल ऐसी थी कि आज वो खुल के मुस्कुरा रहा है, आज उसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो और उसे कुछ नहीं चाहिए। चैप्टर 4 अविनाश और आस्था की नज़दीकियां। जब सुबह सबसे पहले अविनाश की आंख खुलती है तो आस्था की तरफ देखता है जो सुकून से सो रही थी। वो कुछ देर उसे देखता है फिर जिम में चला जाता है। जब वो वापस आता है तो आस्था को उठाता है। जब आस्था की नींद खुलती है तो पहले अविनाश को गुड मॉर्निंग बोलती है, पर अविनाश को शरारत सुझाती है। वो आस्था के ऊपर आके उसके ऊपर झुकने लगता है। ये देख आस्था की नींद उड़ जाती है। अविनाश ऐसे रूखे सूखे कौन विश करता है बीवी? आस्था कहती है कि मैं।
अविनाश कोई बात नहीं, मैं खुद मेरी मॉर्निंग किस ले लूंगा। ये बोल वो उसके पास जाने लगता है। ये देख आस्था थोड़ी नर्वस हो जाती है। ये देख अविनाश दूर हो जाता है। आस्था जब देखती है अविनाश जा रहा है बिना कुछ बोले तो वो उसे खिंच के बोलती है कि क्या हुआ। अविनाश कहता है तुम नर्वस हो तो इसीलिए जब तुम कंफर्टेबल हो जाओ तब करेंगे। ये सुन आस्था को खुशी मिलती है कि उसका पति उसे समझता है। वो खुद आगे बढ़ उसके गाल पे किस करती है। ये देखकर अविनाश जम सा जाता है। उसका हाथ अपने आप अपने गाल पे चला जाता है। ऐसा उसका रिएक्शन देख आस्था को खुशी मिलती है। अविनाश होश में आता है जब उसे वॉशरूम के दरवाजे की बंद होने की आवाज आती है। अविनाश फिर सिर झटक के नहाने चला जाता है। आस्था जब नहा लेती है तब उसे याद आता है कि वो कपड़े लाना ही भूल गई है। ये देख खुद को थप्पड़ मार के कहती है पागल है तू। आस्था अपने पति के सिर्फ गाल पर किस करने से इतना शर्माने के कारण कपड़े लाना तक भूल गई। वो जब सिर बाहर निकल के देखती है तो उसे कमरे में कोई नहीं दिखाता। ये देख वो सिर्फ टॉवल लपेट के बाहर आ जाती है। उसी समय पर अविनाश भी नहा के कमरे में आता है। आस्था को इस हाल में देख जम सा जाता है। आस्था दरवाजे के खुलने की आवाज से उस तरफ देखती है तो अविनाश को देख जल्दी से खुद को छुपाने की कोशिश करती है। ये देख अविनाश उसके तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। ये देख आस्था पीछे की तरफ जाते हुए दीवार से जा लगती है। तब तक अविनाश उसके पास जा पहुंचा था। वो आस्था के दोनों बाजू अपने हाथ रख देता है जिससे वो कहीं जा ना पाए। अविनाश आस्था की खुशबू से मदहोश हुए जा रहा था और दूसरी साइड उसने अपने डिजायर को जितना छिपाया था आज वो आस्था को देख बाहर आ रहे थे। अविनाश का मन कर रहा था कि वो आस्था को अपने प्यार का एहसास दिलाएं। उसको खुद में महसूस कर बताना चाहता था कि वो उससे कितना प्यार करता है। आस्था ये महसूस कर सकती थी कि अविनाश उससे क्या चाहता है, क्योंकि आज तक वो किसी भी लड़की के करीब नहीं आया था। वो सिर्फ उसे प्यार करता था। वो उसे इतनी शिद्दत से प्यार करता था कि उसके लिए कुछ भी कर सकता था, और आस्था ये उसकी पास्ट लाइफ में देख चुकी थी। अविनाश आस्था की तरफ देखने लगता है, जो खुद उसे ही देख रही थी। अविनाश आस्था से पूछता है कि क्या वो उसे किस कर सकता है। आस्था ये देख शर्माने लगती है और अपना सिर झुका लेती है। ये देख अविनाश को लगता वो इसके लिए तैयार नहीं है। निराश होकर दूर हो जाता है। जाने ही वाला होता है कि आस्था पूछती है कि क्या हुआ, तुम जा क्यों रहे हो। ये सुन अविनाश रुक के उससे कंफ्यूजन में पूछता है कि तुम ही तो नहीं चाहती थी। ये सुन आस्था समझ जाती है कि वो क्या चाहता है, क्योंकि वो लोगों के दिमाग को पढ़ सकती थी। चलिए, हमने शुरुआत में ही बता दिया था कि आस्था मल्टी टैलेंटेड है और भी राज है उसके जो कहानी में आगे देखने को मिलेंगे। आस्था उससे पूछती है तुम्हें ऐसा क्यों लगा। अविनाश कुछ नहीं कह पाता। तब आस्था कहती है हर चुप्पी का जवाब ना नहीं होता। ये सुन अविनाश उसके पास आता है और लिप टू लिप किस करता है। ये किस दोनों की फर्स्ट किस थी। अविनाश और आस्था उसमें खो ही जाते हैं। समय के साथ वाइडली किस करने लगते हैं। थोड़े समय बाद दोनों अलग होते हैं। अविनाश आस्था के बाल संवारता है जो खराब हो गए थे और फिर उसके देखने लगता है। ये देख आस्था का चेहरा जलने लगता है। अविनाश फिर उसे कपड़े बदलने को कहता है क्योंकि वो जानता था वो खुद को नहीं रोक पाएगा। फिर ये सुन आस्था कपड़े लेके भाग जाती है। ये देख अविनाश के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वॉशरूम में आस्था भी शर्मा रही थी। फिर खुद को मिरर में देख कहती है अविनाश अब सिर्फ उसका है, उसे उससे अपना बनाना है हर हाल में। क्योंकि उसे याद आता है कैसे अदिति उससे झूठ बोला था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और वो अविनाश के साथ हमबिस्तर होगी। ये सब याद आते ही उसे अदिति पर बहुत गुस्सा आता है और मन में कहती है अविनाश तो अब सिर्फ मेरा है, मैं उसे किसका भी नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे किसकी जान भी क्यों ना लेनी पड़े। इस वक्त अविनाश उससे देखता तो लगता ये उसकी बीवी है ही नहीं, क्योंकि वो उसके सामने मासूम बन के रहती थी। बाकी वो दुनिया के लिए डेविल है, मगर ये बात किसी को नहीं पता थी, यहाँ तक उसके परिवार वालों को भी नहीं। अविनाश उसका ऑब्सेशन बन चुका था जिसे वो किसी भी हालत में अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। ये सोच अपना मुंह वॉश कर कपड़े पहने के आती है बाहर। अविनाश को अपने रूम में अभी तक देख उसे खुशी मिलती है। अविनाश जब आस्था को देखता है तो स्माइल के साथ उसे नाश्ते के लिए अपने साथ चलने को बोलता है। तब आस्था को याद आता है उसे तो बहुत भूख लगी है।
इसीलिए वो अविनाश का हाथ पकड़ नीचे जाने लगती है। अविनाश की तो आस्था के उसका हाथ पकड़ने से धड़कन फास्ट होने लगती है, मगर खुद को संभाल स्माइल के साथ उसके साथ ही चलने लगता है। दोनों नीचे आते हैं तो अविनाश आस्था के लिए पहले चेयर खींच के बिठाया, फिर खुद जाके हेड चेयर पर बैठ जाता है। बैठने के बाद वो आस्था अपने लिए ब्रेकफास्ट निकलता है जो उसने प्रिपेयर किया था आस्था के लिए। उसके घर में नौकर नहीं थे क्योंकि उसे पर्सनल स्पेस चाहिए होता था, इसीलिए नौकर सफाई कर चले जाते थे। दोनों ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं मगर पहले आस्था ब्रेकफास्ट का बाइट अविनाश को खिलाती है फिर खुद खाती है। ये देख अविनाश को बहुत खुशी होती है क्योंकि उसने कहीं सुना था कि जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। ये सोच वो स्माइल के साथ ब्रेकफास्ट करता है। बीच बीच में वो आस्था को खिलाता और खुद भी खाता। आस्था भी उसे खिला रही थी। चैप्टर 5 आस्था इन अविनाश ऑफिस। खाना खाने के बाद अविनाश और आस्था अपने कमरे में जाते हैं। तब अविनाश उससे पूछता है कि आगे क्या करना है। उसके इस सवाल पर आस्था कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है क्या। तब अविनाश समझाता है कि वो उसकी फैमिली के बारे में बात कर रहा है। आस्था तब अविनाश को कहती है अभी के लिए उन्हें जाने दे रही हूँ, कुछ समय के लिए, फिर मैं उनसे अपना बदला लूंगी। ठीक है कहकर अविनाश ऑफिस जाने के लिए निकलता है। जाने से पहले आस्था के फोरहेड पे किस करता है, BYY बोलकर चला जाता है। तब आस्था सोचती है कि क्या किया जाए। कुछ सोच के वो बिस्तर पर लेट जाती है और सोचती है उसके बॉयफ्रेंड से बदला वो कल से लेगी, अभी आराम कर लेती हूँ। विक्रम, कल से तेरे उल्टे गिन चालू हो जाएंगे। जिस तरह तुमने मुझे तड़पाया था उस एक चीज का बदला लूंगी। बी रेडी फॉर रिवेंज। और डेविल स्माइल करती है। वहीं दूसरी तरफ अविनाश ऑफिस पहुंचाया है तो सब अपना काम कर रहे होते हैं। वो अपने केबिन में सीधे चले जाता है। तब उसका असिस्टेंट आता है और उसे उसका शेड्यूल बताता है, फिर चला जाता है। अविनाश फिर अपने काम में लग जाता है। 3 घंटे बाद जब आस्था की आंख खुलती है तो देखती है दोपहर हो चुकी है। ये देख के फ्रेश होने चली जाती है और फिर नीचे आती है तो देखती है कि सर्वेंट खाना बना के चले गए हैं। ये देख वो खुद को खाना परोसती है और निवाला तोड़ खाने ही वाली होती है कि उसे अविनाश की याद आती है कि कैसे अविनाश ने उसे ब्रेकफास्ट खिलाया था। ये याद कर वो शर्मा जाती है और फिर कुछ सोच अविनाश को मैसेज करती है कि वो क्या कर रहा है, क्या उसने लंच कर लिए। दूसरी तरफ अविनाश जो अपने काम में लगा हुआ था उसके फ़ोन की नोटिफिकेशन आती है। वो जैसे ही देखता है मैसेज उसकी बीवी का है वो खुश हो जाता है और जल्दी से रिप्लाई देता है नहीं। जब आस्था को उसका मैसेज मिलता है तब वो देखती है। मैसेज देख उसे याद आने लगता है कि उसकी पिछली लाइफ में भी अविनाश काम में डूबा रहता था और खुद का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था। एक दिन उसे तेज बुखार था फिर भी उसने किसी से कुछ नहीं कहा था और नहीं दवाई ली थी। उसका बुखार इतना बढ़ गया कि उसे 4 दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ा था, मगर वो उससे मिलने तक नहीं गई थी। ये सब देख अविनाश को बहुत तकलीफ हुई थी कि उसकी वाइफ उसे हॉस्पिटल में देखने तक नहीं आई कि वो कैसा है, मगर तब भी उसने उससे कुछ भी नहीं कहा था। ये सब याद कर उसे बहुत दुख हुआ, मगर अब वो उसका ख्याल रखेगी ये डिसाइड करती है और लंच पैक कर ऑफिस के लिए निकल जाती है। जब वो अविनाश के ऑफिस पहुंचती है और उस बिल्डिंग को देख उसे अविनाश पर प्राउड फील होता है। वो रिसेप्शन पर सीधे चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अविनाश आस्था के एशेज का इंतजार कर रहा था, मगर जब रिप्लाई नहीं आता तो थोड़ा देखी हो जाता है। मगर 10 मिनट बाद फिर से मोबाइल चेक करता है कि आस्था का रिप्लाई ना आया हो, मगर फिर भी नहीं मिलता तो फ़ोन साइड में रख उदास मन से काम में लग जाता है। मगर उसे क्या पता था कि उसे थोड़ी देर में सरप्राइज मिलने वाला है। वही आस्था रिसेप्शन पास जाके उस लड़की से बोलती है कि उसे अविनाश से मिलना है, मगर वो रिसेप्शनिस्ट थोड़ी घमंडी थी। वो उससे रूड वॉइस में पूछती है कि उसके पास अपॉइंटमेंट है, तो आस्था माना करती है। ये सुन उस रिसेप्शनिस्ट का दिमाग सरकता है। वो कहती है कि चुपचाप चले जाइए, जब आपके पास अपॉइंटमेंट ही ना हो तो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग मुंह उठा के। असल में वो रिसेप्शनिस्ट आस्था की खूबसूरती से जलती थी मगर कह नहीं सकती थी, मगर जैसे सुना कि उसके पास अपॉइंटमेंट नहीं ही उसे बहाना मिल गया सुनने का। ये सुन आस्था का मगज सरकता है और उस रिसेप्शनिस्ट को गुस्से से घूरते हुए प्रेसिडेंट को कॉल करने की कहती है और कहने को कहती कि आस्था आई है। मगर वो बद्दीमक जाहिल रिसेप्शनिस्ट नहीं मानती और गार्ड को बुलाने की धमकी देती है।
ये सुन आस्था का सब्र टूट जाता है और वो रिसेप्शनिस्ट के बाल खींच के मारने लगती है। उतने में अविनाश का असिस्टेंट जब शोर सुन के नीचे आता है, जब भीड़ देख उस तरफ आके देखता है दो लड़कियां जगद रही है, तो जल्दी से उनके पास आता है और पूछता है क्या हो रहा है। ये सुन आस्था अपना सिर उठाती है। असिस्टेंट जब आस्था को देखता है तो पहचान जाता है और जल्दी से उसके पास आके कहता है क्या हुआ मैम, आप यहाँ आपने कहा होता तो मैं आपको लेने आ जाता। ये सुन आस्था रुकती है और खेती ही इसे जॉब पर से निकल दो। ये सुन तुरंत वो एक्शन लेता है और उसे निकाल देता है। ये देख सब डर जाते हैं कि ये लेडी कौन है। आते ही रिसेप्शनिस्ट को निकल दी और असिस्टेंट उसका ऑर्डर फॉलो कर रहा है। ये सोच ही रहे होते हैं कि उनके कान में रिसेप्शनिस्ट की आवाज़ आती है को आस्था से माफ़ी मांग रही, मगर आस्था उसे माफ़ करने से साफ मना कर देती है। एटीट्यूड से असिस्टेंट से पूछती है कि अविनाश का केबिन कौन सा है, तो असिस्टेंट जल्दी से गार्ड को ऑर्डर देता है कि रिसेप्शनिस्ट को ऑफिस से बाहर निकलने का, और फिर आस्था को रिस्पेक्ट के साथ लेके चला जाता है। ये देख सब शौक हो जाते हैं, मगर कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता, सब अपने काम पे चले जाते हैं। आस्था को रिसेप्शनिस्ट पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसकी वजह से अविनाश को इतनी देर भूखा रहना पड़ा, और उसका मगज गर्म हुआ अलग। अगर असिस्टेंट ना आता ना तो उसको अच्छा सबक सिखाती में। जब वो अविनाश के केबिन के बाहर पहुंचाती है तो असिस्टेंट को कहती है कि वो न्यू रिसेप्शनिस्ट को हायर कर देंगी, चिंता न करे। ये सुन असिस्टेंट को डर लगने लगाता है कि अब क्या होगा, मैं कैसी रिसेप्शनिस्ट कैसे चुनेगी, मगर वो डर के मारे कुछ नहीं पूछता है और सोचता है बॉस से इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये सोच जाने लगता है अपने केबिन की तरफ। चैप्टर 6 अदिति इन अविनाश ऑफिस। असिस्टेंट के जाने बाद आस्था अविनाश के केबिन को नोक करती है, मगर कुछ रिप्लाई नहीं आता तो खुद ही अंदर चली जाती है। अविनाश जब दरवाजा खुल की आवाज से उस तरफ देखता है तो हैरान रह जाता है। आस्था को देख वो कुछ बोलना तक भूल जाता है। आस्था उसके पास जाके उसका मुंह बंद कर टिफिन साइड में रख अविनाश के गोद में जाके बैठ जाती है। तब जाके अविनाश को होश आता है। आस्था को उसके ऑफिस में देख हैरान था, क्योंकि वो पहले कभी नहीं आई थी। वो उसे अच्छे से अपने गोद में बिठा के उसके कमर के आसपास हाथ रख देता है जिसे वो गिरे नहीं। अविनाश पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। ये सुन आस्था पूछती है कि वो यहाँ उसके लिए लंच लेके आए है। मन में सोचती है कि क्या उसका यह आना उसे पसंद नहीं आया। ये सोच उदास हो जाती है। अविनाश पूछता है उसके गाल पे हाथ रख, क्या हुआ बीवी। आस्था रोनी सी सूरत बना के बोलती है क्या आपको मेरा ऐसे आना पसंद नहीं आया तो मैं नहीं आऊंगी। ये सुन अविनाश जल्दी से कहेत है ऐसा कुछ नहीं है बच्चा, इनफैक्ट मुझे तुम्हारा सरप्राइज पसंद आया। ये सुन आस्था खुश हो जाती है। अविनाश को बोलती है कि तो चलो लंच करते हैं, तो आस्था उसे हाथ वॉश करने भेज खुद खाना निकलने लगती है। तब तक अविनाश भी आ जाता है, खाने ही वाला होता है। तब आस्था को पूछता है उसने खाना खाया। आस्था मासूमियत से मना कर देती है। ये देख अविनाश को हंसी आती है, मगर वो हंसता नहीं है क्योंकि उसे पता था कि आस्था भूखी है, और जब वो भूखी होती है तो शेरनी की तरह दहकती है। वो फिर निवाला आस्था की तरफ करता है। आस्था मजे से बच्चे की तरह खा लेती है और फिर दोनों अपना खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद दोनों हाथ वॉश करके आते हैं। फिर अविनाश आस्था को बैठने का बोल काम करने लगता है, क्योंकि कल आस्था का ख्याल रखने के लिए कल ऑफिस नहीं आया था, इसीलिए आज वो काम खत्म करना जरूरी था, वरना वो आस्था को कभी अकेले बैठने का नहीं बोलता। वो खुद आस्था के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, मगर मजबूर था वो। आस्था ये बात समझती थी, इसीलिए उसने भी कुछ नहीं बोला और सोफे पे जाके बैठ गई। फिर अविनाश अपना काम करने चला गया। 1 घंटे बाद कोई डायरेक्ट नॉक किए बिना अविनाश के केबिन में आया। ये देख उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उससे काम के वक्त डिस्टर्ब करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मगर आस्था की बात अलग थी, वो उसकी पत्नी थी। दोनों जब सामने देखते हैं तो अदिति को देख चौंक जाते हैं और गुस्से से उसे देखने लगते हैं। एक तरफ जहां अविनाश की आंखों में गुस्सा उसके डिस्टर्ब करने से था, तो वही आस्था का गुस्सा उसके पास्ट याद आ जाने से था। उसकी आंख में सिर्फ गुस्सा ही नहीं, नफरत की आग दिख रही थी। आस्था को याद आता है कि कैसे इस लड़की के गलतफहमियां क्रिएट करने के कारण ही उनमें दूरियां बढ़ती गई। वो कैसे एक दूसरे के खिलाफ भड़कती थी और खुद मासूम बन जाती थी।
उसे याद आता है कि जब शादी के बाद अविनाश ने उसे एक प्यारा सा नेकलेस दिया था जो इस चोरनी ने चोरी कर लिया था, और बाद में अविनाश को कहा था कि आस्था खुद उसे उसको दे दिया क्योंकि वो उससे नफरत करती है। ये सुन अविनाश को बहुत दुख हुआ, फिर भी उसने उससे कुछ भी नहीं पूछा। और अदिति ने उसे ये बताया कि ये नेकलेस उसे अविनाश ने खुद दिया है। ये सुन वो शौक हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि ये उसने खो दिया है। बहुत रोई भी थी क्योंकि ये उसका अविनाश की तरफ से मिला फर्स्ट गिफ्ट था, मगर अविनाश ने उसके पास से लेके अदिति को दे दिया। ये सुन के उसे बहुत गुस्सा आया और वो अपने परिवार के भड़कवे में आ गई, जिससे उसकी बहुत बुरी मौत हो गई थी। मगर इस बार वो ऐसा कुछ नहीं होने देंगी। वो अपने सोच से तब बाहर आती है जब अविनाश का असिस्टेंट अविनाश से कहता है कि सॉरी सर, ये मैडम खुद ही चली आई, मैंने इसे रोकने की कोशिश की मगर नहीं रुकी। ये सुन आस्था को और गुस्सा आ गया, मगर तब तक अदिति अविनाश के पास जाके गले लग गई और कहने लगी, देखो तुम्हारा असिस्टेंट मुझे अंदर नहीं आने दे रहा था, मैं तो तुम्हारी फ्रेंड हूं ना। आस्था जब अदिति को अविनाश के गले लगा देखती है तो उससे जलन और गुस्सा दोनों आता है। वो सीधा उसके पास जाके उसके बाल पकड़ के उसको अविनाश से दूर करती है। ये देख अदिति उस पे भड़क जाती है। वो बिना अदिति को देखे उसे भला बुरा सुनाने लगती है, मगर जैसे ही आस्था को देखती है उसे शौक लगता है। वो खड़े होना भी भूल जाती है। एक तो रिवीलिंग कपड़े पहने आई थी वो अविनाश को सिड्यूस करने, मगर अब उसके कपड़े लगभग फटने की कगार पे थे। उसे आस्था पर भी गुस्सा आने लगता है। आस्था जब अपने बारे में अपशब्द सुनती है तो उसे और गुस्सा आता है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो सीधा अदिति के पास जाके थप्पड़ थप्पड़ मारने लग जाती है। ये सब देख बेचारा अविनाश और असिस्टेंट तो शौक ही रह जाते हैं, मगर असिस्टेंट बेचारा कम हैरान था क्योंकि उसने अपनी लेडी बॉस का चंडी का रूप नीचे ही देख चुका था। मगर अविनाश बेचारा बहुत हैरान था। वो जल्दी से जाके आस्था को अदिति से अलग कर अपने असिस्टेंट से उसे ले जाने को कहते हैं क्योंकि वो अब बेहोश होने की कगार पे थी। जब आस्था देखती है कि अविनाश उसे अदिति को बचाने के लिए दूर किया, उसको अब अविनाश पे भी गुस्सा आने लगता है। इसीलिए वो खुद को अविनाश की बाहों में से छुड़ाती है। उससे कहती है, आपने मुझे रोका क्यों? उस अदिति को मुझे अभी और सबक सिखाना था। कहीं ऐसा ही तो नहीं आप भी उससे प्यार करते हैं? ये सोच के उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अविनाश जब अपनी बीवी की बात सुनाता है तो उसे अब अपने आस्था को रोकने के लिए पछता रहा था और मासूम फेस बना के आस्था की तरफ देखता है, मगर आस्था नजरें चुरा लेती है। ये देख अविनाश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि अभी अभी तो दोनों के बीच सब अच्छा चल रहा था, मगर कहाँ से ये अदिति आ गई? ये सोच उसे अदिति पे बहुत गुस्सा आता है। आस्था जब अविनाश को किसी सोच में गुम देखती है तो बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अविनाश की टाई को पकड़ खींचते हुए बाथरूम ले जाकर शावर के नीचे के जाती है और उसका कोट उतर के फेंक देती है। फिर शावर ऑन कर खुद दूर हो जाती है और हसीन अविनाश को देखने लगती है। चैप्टर 7 मेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं है। अविनाश जो शावर के नीचे भीग रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, मगर जब होश आया तब उसने अपनी बीवी के तरफ देखा जो गुस्से से देख रही थी। अविनाश जानता था वो उसे बहुत नाराज है, उसे आस्था को मनाना होगा वरना क्या पता उसे घर से बाहर ही रहना पड़े। वो जल्दी से अपनी सोच से बाहर आकर आस्था का हाथ पकड़कर उसे भी शावर के नीचे खड़ा करता है, मगर आस्था उससे दूर जाने के लिए दूर धकेलती है मगर वो नहीं जाता। आस्था जब उसे दूर करने का ट्राई करके थक जाती है तो वैसे ही खड़ी रहती है। अविनाश जब उसको शांत देखता है तो कहता है, बीवी मैंने तुम्हें अदिति को मारने से इसीलिए नहीं रोका क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, बल्कि इसीलिए रोका क्योंकि तुम अपने गुस्से में खुद को भी चोट पहुंचा देती। ये कहकर उसके दोनों हाथों को चूम लेता है। आस्था जब अविनाश की बात सुनती है तो उसे अब अच्छा लगता है, मगर वो चाहती थी कि अदिति दोबारा उसके ऑफिस न आए, इसीलिए गुस्सा होके कहती है, तो वो वैसे कपड़े पहने क्यों आई थी? वो अकेली ही आपकी फ्रेंड है? अविनाश, बीवी तुमसे ऐसा किसने कह दिया कि वो मेरी फ्रेंड है? मैं उसे जानता ही नहीं, वो ही है जो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी है। और रही बात उसके कपड़े की, मैंने देखा तक नहीं, आई स्वेयर मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ये बोल के वो आस्था को हग कर लेता है। आस्था, मुझे लगता है वो तुम्हें ये सेड्यूस करने आई थी ताकि तुम्हारे करीब आ सके। ये बोलते हुए उसकी बातों में जलन और गुस्सा दोनों अविनाश महसूस कर सकता था। इसीलिए वो उसे शांत करने के लिए और अपनी बीवी को मानने के लिए कहता है जल्दी से कि वो आज के बाद मेरे ऑफिस में क्या उसे आसपास भी नजर नहीं आने दूंगा।
क्योंकि वो आस्था के मन में गलतफहमी नहीं होने देना चाहता था। काफी समय बाद तो दोनों के बीच सही हुआ था। आस्था, ठीक है, अगर वो तुम्हारे आसपास भी मुझे नजर आए तो मैं उसकी आंखें नोक लूंगी, फिर जन के लूंगी। अविनाश अब मजाक में कहता है कि अगर मैं कोई दूसरी लड़की के करीब गया तो। ये सुन आस्था कहती है तो पहले मैं उस चुड़ैल की जान लूंगी, फिर आपकी, और फिर खुद को खत्म कर दूंगी। ये बोलते वक्त उसकी आंखें लाल हो गई थी। ये सुन जल्दी से अविनाश कहता है कि वो इसी नौबत ही नहीं आने दूंगा। जब मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है तो मैं क्यों दूसरी लड़की के पास जाऊंगा। ये बोल वो आस्था के होठों पे होठ रख देता है। पहले वो प्यार से किस कर रहा था, मगर समय के साथ पैशनेट हो जाता है। इस किस में आस्था भी उसका साथ दे रही थी। थोड़े समय बाद वो आस्था को उसके मुंह खोलने को जाता है मगर नहीं खुलता। वो काफी बार ट्राई करता है मगर आस्था अपना मुंह नहीं खोलती और अविनाश के साथ शरारत कर रही थी। ये देख अविनाश कहता है कि बीवी मस्ती मत करो ना। उसकी आंखों में आस्था अपने लिए प्यार, अपने प्यार को पाने की तलब महसूस कर सकती थी। इसीलिए फिर वो अपना मुंह खोल देती है। शावर के नीचे वो पैशनेट होके प्यार कर रहे थे। उन्हें देख ऐसा लग रहा था मानो एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। अविनाश का एक हाथ आस्था के सिर के पीछे था और दूसरा हाथ कमर पे। वही आस्था के दोनों हाथ अविनाश के बालों में थे। अविनाश उसकी कमर को अब सहलाने लगता है, जिसे महसूस कर आस्था आहें भरने लगती है। उसकी ये आवाज़ें जब अविनाश बहुत खुश होता है आस्था पर अपने टच का ऐसा रिएक्शन देख। इसीलिए अब वो किस के साथ बाइट भी करने लगता है और दूसरे हाथ से कमर पे प्रेस के साथ साथ सहलाने लगता है। अविनाश के ऐसा करने से आस्था के पेट में तितलियां उड़ने लगती है और उसकी सिसकियां निकलने लगती है। ये सुन अविनाश पागल सा होने लगता है। आस्था के शर्ट के बटन खोलने लगता है। आस्था भी नहीं रोकती उसे, क्योंकि वो भी उसका प्यार चाहती थी। अब तक दोनों का किस टूट चुका था। अविनाश के ऐसा करते ही आस्था उसे देखने लगती है मगर अविनाश तो मदहोश होकर उसे ही देख रहा था। अब वो उसके गर्दन को किस करने लगता है। किस करते हुए वो उसे बाइट करता है, जिससे आस्था के मुंह से आह निकल जाती है। वो इससे पहले आगे बढ़ते असिस्टेंट उसे आवाज लगता है, जिसे वो दोनों होश में आते हैं। अविनाश आस्था को देखता ही फिर उसे शांत रहने को कर असिस्टेंट को बाहर भेज देता है। फिर जब वो आस्था को देखता है तो आस्था शर्मा रही थी। ये देख उसे उस पे और भी प्यार आता है मगर खुद को कंट्रोल कर आस्था को कपड़े चेंज करने का कहकर बाहर चला जाता है। खुद भी कपड़े चेंज करता है। थोड़े समय बाद आस्था भी अविनाश के शर्ट और पैंट पहन के बाहर आती है। फिर अविनाश आस्था को प्यार से कुछ समय देखता है और फिर उसे घर जाने को कहता है। आस्था भी फिर चली जाती है क्योंकि उसे भी कुछ प्लान करना था जो उसने बना लिया था, मगर घर जाकर तैयारी भी करनी थी। इसलिए अविनाश के गाल पे किस करती है और अविनाश भी आस्था को माथे पे किस करता है, जिसे उसकी आंखें सुकून से बांध हो जाती है। फिर वो उसे BYY बोलकर चली जाती है। आस्था के जाते ही अविनाश असिस्टेंट को बुलाता है और गुस्से में कहेगा है, आज के बाद उस अदिति को अपने ऑफिस के आसपास भी मत भटकने देना। ये कहकर उसे जाने को कहता है मगर असिस्टेंट हिचकिचाते हुए दोपहर की बात बताता है। तब अविनाश के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो कहता है कि जैसा मैडम ने करने को कहा है वैसा ही करना, और बाकी सबको भी इन्फॉर्म कर दो कि आज के बाद कोई भी उसे मिसबिहेव न करे, वरना पनिशमेंट के साथ साथ नौकरी से भी निकले जाएंगे। ये सुन असिस्टेंट यस सर बोल के चला जाता है। चैप्टर 8 नंबर 1 बिजनेसमैन। अविनाश फिर अपना काम करने लगता है। वही आस्था जल्दी से घर पहुंचती है। सीधे नौकरों के हेड के पास जाके आज के लिए छुरी दे देती है और आज का खाना बनाने से मना कर देती है। सिर्फ कहता है कि वो खाना बना दे, उसके बाद चला जाएगा, मगर वो जबरदस्ती सब लोगों को जाने को बोलती है तो सब चले जाते हैं, मगर बाहर निकलकर अविनाश को फ़ोन कर बता देते हैं। अविनाश को लगा आस्था खुद खाना बनाना चाहती है इसीलिए किया होगा। वो ज़्यादा न सोचते हुए उन्हें छुट्टी दे देता है और सोचता है शाम को घर जल्दी जाना होगा। आखिर वो भी एक्साइटेड था कि उसकी बीवी क्या करना चाहती है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी काम करने लगता है। वही आस्था सबके जाने के बाद रूम में फेस होने चली जाती है। फ्रेश होके वो खाना बनाने किचन में चली जाती है। पहले अविनाश की फेवरेट डिश याद करती है कि कैसे एक बार जब कोई नहीं था तो उसने अपने लिए काजू मसाला, पनीर टिक्का, स्वीट डिश में हलवा बनाया था, मगर अविनाश पता नहीं कैसे घर आ गया और उसने उसका बनाया खाना खाया जो उसे बहुत पसंद आया था।
मगर उसने अविनाश को ये बताया था कि नौकर पहले ही बना कर रख दिए थे। मगर उसे क्या पता था कि अविनाश को पता था कि ये खाना उसने ही बनाया है। इसीलिए वो खाना बनाने वाले की तारीफ करता है, जिसे आस्था को बहुत खुशी होती है, मगर वो जताती नहीं है। आस्था ये सोच मुस्कुराते हुए खाना बनने की तैयारी शुरू कर देती है। 2 घंटे बाद देखती है लगभग सब बन ही गया है, सिर्फ रोटी बनानी बाकी है। ये देख वो रूम में नहाने चली जाती है। वॉशरूम से वो सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज में बाहर आती है। आईने में वो खुद को देख शर्मा जाती है और फिर साड़ी पहनने लगती है। फिर अपने बालों को कंधी कर खुला छोड़ देती है, मांग में अविनाश के नाम का सिंदूर लगाती है, पैरों में पायल जो छन छन की आवाज कर रही थी। उसके बाद कमर में कमरबंद बांधती है, कानों में झुमके पहनती है, नाक में नथ और गले में पतली सी चैन और हार पहनती है। कुल मिलाकर आज वो अविनाश को अपने पर फिदा करने वाली थी। आस्था देखती है कि अविनाश के आने का टाइम हो गया है, इसीलिए वो किचन में जाके रोटी तैयार करने लगती है। तब तक उसे बाहर से कार रुकने की आवाज आती है, जिसे वो समझ जाती है कि अविनाश आ गया है। अविनाश भी आज जल्दी में था घर आने की, इसीलिए आज जल्दी ही अपने असिस्टेंट को कम सौंप के ऑफिस से निकल जाता है। अविनाश जब घर आता है तो उसे पूरे हॉल में कोई नहीं दिखाता है, इसीलिए पहले वो कमरे में जाके फ्रेश होता है और बैग और कोट वही रख नीचे आता है। तब तक आस्था ने डाइनिंग टेबल पे सब खाना रख दिया था। जब वो देखती है कि अविनाश आके बैठ गया है, तब वो किचन से रोटी लेकर आती है। अविनाश जब आस्था को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि आज आस्था ने साड़ी पहनी थी, वो भी उसके फेवरेट कलर यानी रेड कलर की, जिसे देख वो देखता का देखता ही रह जाता है। तब तक आस्था वहां पहुंच चुकी थी, जिसके हाथों की चूड़ियों के खान खन की आवाज से वो होश में आता है। आस्था को अपने पास आते देख वो आस्था को अपनी तरफ एक हाथ से खिंचा के दूसरे हाथ से रोटियों को पकड़ता है। आस्था अविनाश के इस तरह खींचने से उसके गोद में जाने गिरती है। अविनाश रोटियों को नीचे रख आस्था को अच्छे से पकड़ वो उसे देखने लगता है। ये देख वो शर्मा जाती है और कहती है कि अविनाश चलिए खाना खा लीजिए। अविनाश, बीवी क्या तुम्हारा मुझे इस तैयार होके मारने का इरादा है? ये सुन आस्था गुस्से से उसे घूरती है और कहती है कि क्या बोला आपने, जरा फिर से कहना। ये सुन अविनाश को समझ आ जाता है कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गया, इसीलिए आस्था को मानने उसके गुस्से को शांत करने के लिए उसके माथे पे अपने होठ रख देता है। ये महसूस कर आस्था की आंखें बंद हो जाती है और अविनाश के शर्ट पर उसकी पकड़ कस जाती है, जिसे महसूस कर अविनाश हौले से मुस्कुरा के अपने एक हाथ को उसके सिर के पीछे और दूसरे को कमर पे रखता है और उसे करीब खींच लेता है। फिर वो उसके गाल पे, आंखों पे, हाथ पे किस करता है और अंत में उसके होठों को बड़ी गहराई से चूमने लगता है। ये महसूस कर आस्था सिहर सी जाती है और वो भी उसका साथ देने लगती है। वही अब अविनाश के हाथ आस्था की कमर पर छेड़खानियां कर रहे थे, जिसे वो उसके करीब आ जाती है। उनकी ये किस आधे घंटे तक चलती है। फिर अविनाश उसके गले के साइड बालों को साइड कर वहां पे किस करने लगता है, कभी किस करता कभी स्मूच करता, ऐसे ही वो पूरी गर्दन पे किस करने लगता है। जब अविनाश कंट्रोल नहीं कर पाता तो बाइट करता है, जिसे आस्था होश में आती है। आस्था, आपने मुझे बाइट क्यों किया, पता है कितना दर्द होता है? अविनाश, ये मेरा तुम्हारे प्रति प्यार है। ये कहकर जहाँ पे बीते किया था वह अपने हाथ से उसे छूता है, जिसे आस्था की आह निकल जाती है। आस्था, अच्छा जब मैं आपको बाइट करूंगी न तब आपको पता चलेगा। अविनाश, तो करो ना बीवी, किसने रोका है, मुझे भी तुम्हारा प्यार चाहिए। ये सुन आस्था अविनाश के माथे पे अपने होठ रख देती है, फिर पूरे फेस पे किस करती है और फिर उसके गर्दन पे जोर से बाइट करती है। अविनाश जो आस्था के प्यार को महसूस कर रहा था होश में आता है। कहता है जंगली बिल्ली। ये धीरे से बोलता है, जिसे आस्था सुन न ले, वरना बेचारे को अपने रूम के बाहर सोना पड़ता। आस्था अब कहती है चलिए अब पहले खाना खा लेते हैं, खाना ठंडा हो रहा है। ये सुन भी अविनाश आस्था को नहीं छोड़ता, जिसे महसूस कर वो समझ जाती है कि वो उसे नहीं छोड़ने वाला, इसीलिए अविनाश के गोद में बैठे हुए ही वो एक थाली में खाना परोसती है। खाना देख अविनाश बहुत खुश हो जाता है। वो एकदम बच्ची वाली हरकत कर रहा था, उसे देख कोई नहीं कह सकता था कि वो नंबर 1 बिजनेसमैन है। आस्था फिर अविनाश को और अविनाश आस्था को खाना खिलाता है। थोड़े देर में आस्था अविनाश को हलवा देती है, जो अविनाश को बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और वो बहुत खुश होता है।
आस्था भी उसे खुश देख बहुत खुश थी। चैप्टर 9 सरप्राइज देख अविनाश का हाल। अविनाश और आस्था ने अपना डिनर कंप्लीट किया। फिर आस्था जब उठने को हुई अविनाश के गोद से, मगर उसने नीचे नहीं उतारा। ये देख आस्था अविनाश से कहती है, अविनाश मुझे बर्तन धोने तो जाने दीजिए। ये कहकर अविनाश के गाल पे किस करके किचन में भाग जाती है। अविनाश को भी तब फोन आता है जो थोड़ा इम्पोर्टेंट था, इसीलिए बात करता है। तब उसके कॉल के दूसरी तरफ उसका असिस्टेंट होता है जो मिस्टर बंसल के साथ उसकी मीटिंग की याद दिलाता है, तो वो ठीक है कहकर फोन रख देता है। अविनाश थोड़ा अपसेट हो जाता है कि उसकी बीवी ने प्यार से उसके लिए खाना बनाया, खुद तैयार हुई, मगर उसे घर आने के बाद भी मीटिंग करनी पड़ रही है। ये सोच वो किचन में जाके आस्था को पीछे से पकड़ लेता है। आस्था को वो थोड़ा थका हुआ और निराश लगता है, इसीलिए वो उससे पूछती है कि क्या हुआ बीवी, मुझे ना मीटिंग अटेंड करने जाना पड़ेगा। वो ऑफलाइन है कि ऑनलाइन? अविनाश ऑनलाइन। आस्था तो फिर किस बात की चिंता है आपको, आप आराम से जाइए और मीटिंग कीजिए अपनी। अविनाश ये सुन बीवी, मेरा मन नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना है। ये कहकर उसकी गर्दन पे किस करता है। आस्था मगर आप मीटिंग फिनिश होने के बाद भी वक्त बिता सकते हैं, मैं भागी थोड़ी जा रही हूँ कहीं। अविनाश भाग के जाओगी भी, आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। आस्था ये सुन मुस्कुरा देती है। थोड़े टाइम बाद अविनाश कहता है कि वो मीटिंग अटेंड करने स्टडी रूम में जा रहा है। आस्था ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी, जल्दी आएगा। अविनाश हाँ बीवी, ये बोल उसके गाल पे किस कर देता है। अविनाश फिर वहां से चला जाता है। आस्था भी जल्दी से अपना काम खत्म कर देती है। फिर वो अपने रूम में जाती है और फ्रेश होके कपड़े चेंज कर सिंपल सी पिंक कलर की ट्रांसपेरेंट साड़ी पहन लेती है। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, पैरों में पायल, हाथों में चूड़ियां, माथे में नैनों के बीच बिंदी, काजल से सनी आंखें, होठों पे गुलाबी लिपस्टिक जो उसे बहुत खूबसूरत बना रही थी। इतने में ही वो क्यामत लग रही थी। अविनाश जब उसे इस तरह देखता तो देखता ही रह जाता। फिर वो तैयार होके एक बार फिर अपने आप को मिरर में देखती है तो खुद को देख शर्माने से रोक नहीं पाती, मगर वो जल्दी से होश में आके खुद के माथे पर तपली मार के खुद ही सहलाने लगती है। आस्था फिर एक पेज को ढूंढती है जो ड्रॉ में से मिल जाता है और उसमें पेन भी मिल जाता है। वो उसमें अविनाश के लिए नोट लिखती है, फिर अविनाश के लिए ऑर्डर किए कपड़े और उसके पर नोट लिखती है, फिर उसके पर कुछ रख देती है जिससे कागज उड़ न जाए। फिर आस्था टेरेस पर चली जाती है कुछ सामान लेके। टेरेस पर पहुंचकर चारों तरफ घूम घूम के देखने लगती है। उसे वहां ताजी हवा का अनुभव होता है जिसे महसूस कर वो मुस्कुरा देती है। फिर जल्दी से अपने काम में लग जाती है। सबसे पहले टेरेस को साफ करती है, फिर रूम जैसा एक बेड तैयार करती है और घर बनाती है पर्दों का। उसके लाइट लगती है, गदा बिछाती है नीचे और उस पे गुलाब की पंखुड़ियां फैलती है और बीच में दिल बनाती है। फिर प्लग फिट कर लाइट ऑन करती है। येलो लाइट बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर टेरेस के बीचों बीच टेबल लगती है, उस पे कपड़ा बिछ के उस पे वाइन, केक और कुछ फ्रूट रख देती है। उस टेबल को भी डेकोरेट कर देती है। फिर इस टेबल से टेरेस के दरवाजे तक एक गुलाब से रास्ता बनाती है। देखने में सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। आस्था भी फिर चांद को देखते हुए अविनाश का इंतजार करने लग जाती है और अविनाश का इंतजार करती है। दूसरी तरफ अविनाश की मीटिंग लगभग 2 घंटे तक चलती है। उसमें उसके फेस पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं था। मीटिंग फिनिश कर वो लैपटॉप जल्दी से बंद करने को होता है, तभी उसे इमरजेंसी कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके कंपनी का डेटा कोई उसकी कंपनी वाला दूसरी कंपनी को बेच रहा है। ये सुन उसके फेस के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। जहां आस्था के पास जाने का सोच उसके फेस पे स्माइल दी, वहां गुस्सा देखने को मिलता है। फिर वो सब शॉर्ट आउट करते करते वो देखता है घड़ी में कि दोपहर के 1 बजे हो गया था। ये देख वो जल्दी से अपने रूम में जाता है, मगर वहां कोई नहीं मिलता और रूम में अंधेरा था। वो सोचता है कि आस्था सो गई है, मगर जब वो लाइट ऑन करता है तो देखता है आस्था तो रूम में है ही नहीं। वो बेड के पास जाता है तो उसे नोट दिखाता है जो आस्था ने लिखा था। आस्था अब भी आप फ्रेश होके ये कपड़े पहनकर जल्दी से टेरेस पर आ जाओ, ज्यादा इंतजार मत करवाना। ये देख अविनाश मुस्कुराता है, जल्दी से कपड़े लेके फ्रेश होने चला जाता है। फिर फ्रेश होके बाहर आता है और तैयार होने लगता है। अविनाश के लिए आस्था ने अपनी साड़ी से मैचिंग शर्ट जो गुलाबी और थोड़ी ट्रांसपेरेंट थी और ब्लैक पेंट जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था,
उसने शर्ट के 3 बटन ओपन ही रखे थे। बाल बैंक स्प्रे छिड़क के जल्दी से टेरेस की तरफ जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी लेट था और फिर अपनी बीवी को अब और वेट नहीं करवाना चाहता था। टेरेस पर जाते वक्त वो नर्वस भी बहुत था कि क्या सरप्राइज उसकी बीवी उसे देना चाहती है जिसके लिए उसने बुलाया है। चैप्टर 10 अविनाश आस्था की रोमांटिक नाइट। एक अविनाश जब टेरेस पर पहुंचता है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो अपनी दिल वाली जगह पर हाथ रख खुद को थोड़ा शांत करता है। फिर टेरेस का दरवाजा खोलता है। आस्था की धड़कन भी तेज हो जाती है और उसकी पकड़ रेलिंग पे कस जाती है दरवाजा खुलने की आवाज़ सुन, क्योंकि उसे पता था अविनाश आ चुका है। वही अविनाश दरवाजा खोल के जैसे ही देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि टेरेस बहुत सुंदर सजाया हुआ था। फिर वो आस्था को ढूंढने लगता है। उसे जल्दी ही आस्था दिख जाती है। वो अपने कदम उसकी ओर बढ़ाने लगता है। उसके है कदम के साथ आस्था की धड़कनों का शोर बढ़ता ही जा रहा था। अविनाश धीरे धीरे आस्था के पास पहुंचाता है और पीछे से उसके कमर में हाथ डालकर अपने सिर को उसकी गर्दन में छुपा लेता है। ऐसा होते ही आस्था सिहर जाती है और अपने हाथ अविनाश के हाथ पर रख देती है और फिर से चांद को देखने लगती है। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद अविनाश आस्था से पूछता है, ये सब क्या है बीवी? ये सब वो उसके कान में बोलता है और अपनी सांसें उसके गाल और गर्दन पे छोड़ता है। आस्था, आपको नहीं पता क्या है? आप भी तो मेरे साथ वक्त बिताना चाहते थे। अविनाश, चाहता था नहीं बीवी, अब भी चाहता हूँ। तुम्हें हमेशा अपना बनाकर खूब सारा प्यार भी करना चाहता हूँ, मगर मुझे अब भी डर है कि तुम मुझे छोड़ दोगी। तुम फिर से इस विक्रम के पास चली जाओगी। मैं खुद को नहीं संभाल पाऊंगा। बीवी मत करो ऐसा, मत लगाओ मुझे अपनी आदत। आस्था ये सुन कहती है, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। अविनाश, उसके धोखे से मैं टूट चुकी थी, मैं मर चुकी थी, मगर वो आप ही थे जिसने मुझे संभाला, मेरा ख्याल रखा। मैं भला आपको छोड़कर क्यों जाऊंगी? इस आस्था के रूह पे उसके अविनाश का ही हक है। आस्था सिर्फ और सिर्फ अविनाश की है। आस्था किसी विक्रम को नहीं जानती, नहीं उसने तब उसको अपने पास आने दिया, नहीं अब आने देंगी। और उसके धोखे की सिर्फ सजा है, वो भी बहुत बुरी। ये सब बोलते वक्त उसे अपना पास्ट याद आता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अविनाश को भी ये सुन तसल्ली मिलती है कि अब उसकी आस्था सिर्फ उसकी है। वो उसे कभी छोड़ते नहीं जाएंगी। वो उसे हग कर लेता है और उसके आंसू को अपने होठों से पी जाता है। अविनाश के होठों को अपनी आंखों पर महसूस कर आस्था की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। थोड़े समय बाद अविनाश कहता है, चलो बीवी, आज से नई शुरुआत करते हैं अपने रिश्ते की, जिसमें कोई झूठ धोखा नफरत कुछ नहीं होगा। होगा तो सिर्फ प्यार। आस्था, हाँ अविनाश, हमें अब कोई अलग नहीं कर सकता। अब हम दोनों के बीच किसी को भी नहीं आने देंगे। और जब गुस्सा हो एक दूसरे से तो पहले एक दूसरे से बात करेंगे। अविनाश भी अपना सिर हाँ में हिलाता है। आस्था, चलो ये नई शुरुआत पे केक कट करते हैं, और उसका हाथ पकड़ उसे टेबल के पास लाती है जहां बहुत खूबसूरत सा केक रखा हुआ था। अविनाश फिर अपने फ़ोन में सॉन्ग चला देता है और फिर आस्था और अविनाश केक कट करते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं। अविनाश, विल यू लाइक टू डांस विद मी? आस्था ये सुन शर्माते हुए हाँ कहती है। उसकी हाँ सुन अविनाश रोमांटिक सॉन्ग लगाता है और फिर आस्था का हाथ पकड़ डांस करने लगता है। दोनों सॉन्ग के लिरिक्स पे धीमे धीमे बहुत ही खूबसूरत डांस कर रहे थे। आस्था के हाथ अविनाश के गर्दन में और अविनाश के एक हाथ उसके कमर पे थे। दोनों के एक एक हाथ एक दूसरे के हाथ में थे। दोनों ही डांस करने में डूब से जाते हैं, फिर एक दूसरे की आंखों में जैसे डूब ही जाते हैं। अविनाश अपना हाथ आस्था के हाथ से छुड़ा के उसके सिर के पीछे ले जाता है और दूसरे हाथ से आस्था को अपने करीब खींचता है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे क्यों, क्योंकि भाई माहौल जब रोमांटिक हो, सामने खूबसूरत बीवी, तो भला कौन कंट्रोल अपने आप पर रख सकता है। अविनाश के ऐसे खींचने से आस्था उसकी तरफ खींची चली जाती है और उसके सीने के करीब आ जाती है। अविनाश फिर अपने दोनों हाथ प्यार से उसके गाल पे रखता है और उसकी आंखों में देखता रहता है और अपने हाथ के अंगूठे से उसके गाल को सहलाने लगता है। फिर उसके करीब जाने लगता है और अपने होठों को आस्था के होठों पे रख प्यार से किस करने लगता है। आस्था भी उसका बरोबर साथ दे रही थी। अविनाश अब अपने दूसरे हाथ को फिर से आस्था के कमर में डाल के उसको सपोर्ट देता है जिससे वो गिरे नहीं। समय के साथ उसकी ये किस वाइल्ड डोमिनेट होती जाती है।
अब अविनाश आस्था के होठों को चबाने के साथ साथ कटने लगता है और अपनी जीभ को आस्था के मुंह में डालने लगता है। आस्था भी उसका इशारा समझ के अपना मुंह खोल देती है। अविनाश के हाथ अब आस्था की कमर पे घूम रहे थे जिसे आस्था सिहर रही थी। उनकी किस अब फ्रेंच किस में बदल जाती है उनको पता ही नहीं चलता। वो एक दूसरे को ऐसे किस कर रहे थे जैसे एक दूसरे को खा जाना चाहते हो। आखिर भाई हमारी हीरोइन भी कम थोड़ी है। आधे घंटे बाद जब आस्था को सांस लेने में तकलीफ होती है तो वो उसे छोड़ देता है, मगर उन दोनों के बीच लार की एक दौड़ जैसा बन गया था। दोनों ही जोर जोर से अब सांस लेने लगते हैं। अविनाश आस्था की पीठ को सहलाने लगता है जिसे उसे सांस लेने में सरलता हो। थोड़ी देर में दोनों की सांसें नॉर्मल हो जाती है। फिर दोनों जाके घर जैसे बने हाउस में जाते हैं और बैठ जाते हैं। और फिर अविनाश अपने को और आस्था दोनों को ही अच्छे से करता है क्योंकि जनवरी के महीने में ठंड बहुत पड़ती है, इसीलिए कहीं उसे ठंड न लग जाए इसीलिए अच्छे से कवर करता है। आस्था: अविनाश, क्या तुम अदिति से प्यार करते हो? अविनाश: मैंने तुम्हें ऑफिस में ही कहा था, मैं उसे नहीं जानता तो प्यार करने का तो सवाल ही नहीं होता। आस्था अब तक अपना सिर अविनाश के कंधे पर रख लेती हुई थी और बात कर रही थी, मगर जब उसका जवाब सुनती है तो थोड़ा बैठ जाती है और उसे देखने लगती है। आस्था: तो फिर सब उसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों कह रहे थे? अगर तुम कह रहे को तुमने किसी को नहीं बताया कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो वो तुम्हारे नाम का इस्तेमाल कैसे कर सकती है? जिसे मुझे तुम्हारे ऊपर पास्ट में बहुत गुस्सा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, फिर भी तुम मुझसे प्यार करने का दिखावा करते हो। ये बोल वो उसे देखने लगती है। ये सुन अविनाश, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता वरना मैं कुछ एक्शन जरूर लेता। उसकी हिम्मत कैसे है मेरा नाम इस्तेमाल करने की? उसे इस वक्त अदिति ले बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी वजह से आस्था को गलतफहमी हुई। अगर उनकी बातचीत शुरू नहीं होती और उनके बीच सब ठीक नहीं होता तो उसे इस बारे में कभी पता ही नहीं चलता। वो आस्था को अपनी बाहों में लेके कहता है, ऐसा कुछ नहीं है बीवी, मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है। ये सुन आस्था कहती है, अच्छा है तुम्हारे मन में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। अच्छा सुनो, तो तुम्हारे मन में किसके लिए प्यार वाली फीलिंग्स है? ये बोल शरारत से मुस्कुराने लगती है। अविनाश: बीवी, मेरी लाइफ की पहली और आखिरी लड़की तुम ही हो। ना तुम्हारे पहले मेरे लाइफ में था, ना है, ना होगा। आस्था मुस्कुराने लगती है और उसके होठों पे होठ रख किस करने लगती है। चैप्टर 11 आस्था अविनाश रोमांटिक नाइट 2। आस्था अविनाश के होठों पे होठ रख किस करने लगती है। अविनाश भी अब उसका साथ देने लगता है। वो अपनी किस में खोसे जाते हैं और उनकी ये किस कब पैशनेट हो जाती है पता ही नहीं चलता। 20 मिनट तक लगातार किस करते रहते हैं। फिर अविनाश जब देखता है आस्था को सांस नहीं आ रही तब वो उसे छोड़ता है। वही अविनाश अब मदहोश हो रहा था। जो आस्था उसकी आंखों में देख सकती थी वो भी यही चाहती थी मगर कहने में शर्मा रही थी। अविनाश अब उसके आंख, नाक, गाल, कान और उसके होठों पे लगातार किस करने लगता है। आस्था भी अब मदहोश हो रही थी। अविनाश अब उसके नेक के भाग पर चूमने लगता है। आस्था को अब अपना पास्ट याद आने लगता है जिससे उसकी बॉडी कांपने लगती है। उसे याद आता है कि फ्लैशबैक, एक लड़की को एक लड़का और एक लड़की एक कमरे में ले जा रहे थे। उसे देख लग रहा था कि जैसे उसे होश ही नहीं था, वो बेहोश थी। वो दोनों उस लड़की को एक रूम में छोड़ चले जाते हैं। उनके जाते ही एक बूढ़ा आदमी आता है। वो बेहोश लड़की अधखुली आंखों से सब देख रही थी। वो आदमी उस लड़की के पास जाता है, अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है और फिर उस लड़की के गर्दन पर होठ रखता है जिसे वो लड़की रोकने की कोशिश करती है तो चाटा मार देता है और कहता है, चुपचाप कोऑपरेट कर तो तुझे भी मजा आएगा वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी जो मैं नहीं चाहता। आखिर मैंने तुम्हें पूरे 15 लाख रुपये में खरीदा है। ये सुन वो लड़की तो शॉक्ड हो जाती है, जैसे उसे यकीन ही नहीं आ रहा हो, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। वो बूढ़ा फिर से उसकी नेक पे और कॉलरबर्न पे किस करता है जिसे उस लड़की को घिन आती है, इसीलिए खुद को बचाने के लिए वो इस बूढ़े के पैरों के बीच अपने पैर को जोर से मरती है, जिसे वो बूढ़ा तुरंत पीछे हट जाता है। मगर उसका गुस्सा बढ़ जाता है और वो तुरंत अपने दर्द को किनारे कर उस लड़की के पास आके थप्पड़ मार देता है और बुरी तरह से उसके बालों को पकड़ दीवार के साइड धक्का देता है जिससे उस लड़की के माथे में से खून बहने लगता है। मगर अब भी वो होश में नहीं आई थी पूरे, इसलिए खुद को बचाने के लिए उसने पहले ही पूरी ताकत लगाई थी मगर अब फिर से बेहोश हो रही थी।
मगर वो बूढ़ा फिर से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो वो लड़की उसे धक्का देके पीछे की ओर जाने लगती है। मगर पीछे अब बारी थी जिससे अब वो पीछे नहीं जा सकती थी। ये देख वो देखती है बूढ़ा उसकी तरफ ही आ रहा है तो खिड़की से कूद जाती है और जैसे तैसे भागने लगती है, मगर शायद किस्मत भी उसका साथ नहीं दे रही थी, इसलिए उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आस्था ही थी। फ्लैशबैक एंड। अविनाश जब आस्था का कंपन महसूस कर अपने सीने से लगा लिया है और पीठ पे हाथ फेरते हुए कहता है, कुछ नहीं मैं कर रहा बीवी, शांत हो जाओ। धीरे धीरे वो शांत हो जाती है। फिर अविनाश साइड हो जाता है, दूसरी तरफ घूम जाता है क्योंकि वो अब कंट्रोल को रहा था। वो अपने आप को शंट करना चाहता था। मगर आस्था अविनाश को ऐसे देखती है तो उसे लगता है कि वो उससे नाराज है। इसीलिए आस्था कहती है, अविनाश, अविनाश, आस्था, आप मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे? आप मुझसे नाराज है? अविनाश, नहीं बीवी, मैं तुम्हें से गुस्सा नहीं हूं। आस्था, तो मेरी तरफ देखिए, आप उस साइड मुंह करके क्यों कर रखा है? अविनाश ये सुन उसकी तरफ देखता है। अविनाश, बीवी, तुम्हें देखकर मैं अपना कंट्रोल को रहा हूँ और मेरे तुम्हारे करीब आते ही तुम डर जाती हो, इसलिए खुद को शांत कर रहा था और कुछ नहीं। आस्था, सॉरी मेरी वजह से। अविनाश, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ अब। मगर आस्था को आज अविनाश की उसके प्यार की जरूरत थी, उसके पास्ट को भुलाने के लिए और अविनाश को अपना बनाने के लिए, क्योंकि वो जानती थी अविनाश उससे कितना ज्यादा प्यार करता है। इसीलिए आस्था फिर से अपने होठों को उसके होठों पे सजा देती है और किस करने लगती है। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, फिर अलग होते हैं। अविनाश, ये सब क्या है बीवी? आस्था, आई नीड यू अविनाश, मुझे आपका प्यार चाहिए, मैं आज आपको पूरी तरह महसूस करना चाहती हूँ। अविनाश, बीवी, कोई जल्दी नहीं है, तुम अच्छी तरह सोच लो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है अगर तुम नहीं चाहती। आस्था, अविनाश, मैं पूरे होशों हवज में ही कह रही हूँ, ना ही किसके कहने पे, मैं खुद चाहती हूँ। ये सुन अविनाश भी कुछ नहीं कहता और उसकी आंखों में देखने लगता है जिसमें उसे गुस्सा, डर, प्यार सब कुछ नजर आ रहा था। कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद वो आस्था के होठों पे होठ रख देता है। ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। पहले किस नोडल थी मगर वक्त के साथ साथ पैशनेट हो जाती है। 25 मिनट तक किस करने के बाद दोनों अलग होते हैं। अविनाश फिर आस्था के हाथ में पहनी चूड़ियों को देखता है, फिर आस्था को देखते हुए उसके हाथ पे किस करता है और उसकी चूड़ियां प्यार से निकलने लगता है। ऐसे ही दूसरी हाथ की चूड़ियां भी निकल साइड में रख देता है। फिर उसके हाथों पे जगह जगह किस करने लग जाता है। फिर उसके माथे की बिंदी को निकल कर उसके माथे पे प्यार से किस करता है। फिर वो उसके गले में पहने चैन को निकल उसकी गर्दन पे किस करता है। कमरबंद को देख अविनाश आस्था को थोड़ा खड़ा कर कमर पे किस करता है, फिर कमरबंद को खोलने लगता है, मगर जब वो नहीं खुलता तो अविनाश चीड़ के साथ उसे तोड़ के आस्था के कमर पर किस की बारिश करने लगता है। आस्था भी अपने हाथ को अविनाश के सिर पे थे जिसे वो उसके सिर को एवन कमर में दबाने लगती है और आहें भरने लगती है। चैप्टर 12, अविनाश और आस्था का एक होना। अविनाश आस्था की कमर पे किस की बारिश कर देता है और थोड़ी देर बाद उसे फिर से बिठ के उसके पैरों के पास चला जाता है। फिर आस्था के नर्म पैरों पे किस करता है और उसकी पायल निकल के किस करता है, जिससे आस्था की पकड़ बिस्तर पे कस जाती है। थोड़ी देर ऐसे ही प्यार करने के बाद अविनाश आस्था को देखता है और उसके पास जाता है और उसकी आंखों में देखता है। आस्था का शर्माता चेहरा उसे बहुत प्यारा लगता है। वो फिर से उसके माथे, नाक, कान, गाल पे किस करता है और फिर उसके होठों पे होठ रख देता है। आस्था भी उसका साथ दे रही थी। जितनी भी बार वो आस्था के होठों को चूमता उसका मन उतना नहीं भरता, उतना उसकी तलब बढ़ रही थी। वो उसके होठों को पूरा निचोके खा जाना चाहता था। फिर देखता है आस्था को सांस नहीं आ रही, तब जाके वो उसे छोड़ता है। फिर उसके गर्दन पे किस की बारिश करने लगता है और दूसरे हाथ से आस्था के साड़ी का पल्लू निकल देता है। फिर वो उसे देखने लगता है, जिसे आस्था को बहुत शर्म आ रही थी। जिसे देख अविनाश मुस्कुराता है, फिर कहता है कि बीवी, मुझे कैसा शर्माना, मेरी आंखों में देखो, ये कहकर उसका चेहरा ऊपर करता है। जिसे आस्था उसे देखने लगती है, फिर अविनाश उसके गर्दन पे होठ रख चूमने लगता है।
आस्था के हाथ अविनाश के बालों में चलने लगते हैं। अब अविनाश किस के साथ साथ बाइट भी करने लगता है, जिसे आस्था आहें भरने लगती है। अविनाश अब उसके कॉलर बोन पर भी किस और बाइट करने लगता है। और अब उसके हाथ आस्था की पीठ पे ले जाके ब्लाउज की डोरी खींच देता है, जिससे ब्लाउज ढीला हो जाता है। अब उसकी अप्पा का भाग दिखने लगता है, जिसे अविनाश अब और पागल हो जाता है। और वो अब तेजी से उसके ब्लाउज का हुक भी खोल देता है, जिससे ब्लाउज नीचे गिरने को हो जाता है और उसकी गोरी पीठ दिखने लगती है। अविनाश आस्था को अब पीछे फिरा के अपने होंठ उसकी पीठ पे रखता है और किस करने लगता है, और उसके हाथ भी अब आस्था की पीठ पे यहाँ वहाँ घूम रहे थे, जिसे बेचारी आस्था मचलने से और आहें भरने से अपने आप को रोक नहीं पाती। वो अपना कंट्रोल खोने लगती है। अविनाश अब भी उसकी पीठ पे लगातार किस किए जा रहा था और अब बाइट भी कर रहा था। अचानक से वो उसके ब्लाउज को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। ये एहसास होते ही आस्था अपने हाथ से खुद को छुपाने की कोशिश करती है, मगर अविनाश उसके हाथों को उसके सीने से अलग कर देता है और पीछे से आस्था को बाहों में भर कर रखा था, पहले एक हाथ से, मगर जब उसके हाथ नर्म उभारों को छूते ही वो अपने दोनों हाथ दोनों उभारों पे रख उसके साथ खेलने लगता है, जिसे आस्था थोड़ा ऊपर उठने लगती है, मगर अविनाश ने कस के उसे पकड़ रखा था, जिससे वो छूट नहीं पाती। थोड़ी देर बाद अविनाश उसके सामने आता है और उसकी इन कपड़ों को भी निकल देता है और उसके एक उभार पर किस करने लगता है और दूसरे को मसलन लगता है। अब वो बाइट भी कर रहा था और उसके निपल को मुंह में भर लेता है, जिसे आस्था तेज तेज आहें भरने लगती है और अविनाश के सिर को अपनी तरफ दबाने लगती है। अविनाश जब देखता है कि अब वो रेड हो गया है तो दूसरे पर भी अपनी कलाकारी करने लगता है। थोड़ी देर ऐसे ही खेलने के बाद अविनाश आस्था के हाथों को अपनी शर्ट पे रख देता है। ये देख आस्था अविनाश को देखती है, जिसे देख अविनाश उसे अपने शर्ट के बटन ओपन करने को कहता है इशारे से, जिसे समझ आस्था धीरे धीरे बटन खोलने लगती है, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। ये देख अविनाश कुछ नहीं कहता बल्कि शांत रहता है। आस्था जब बटन खोल देती है तो अविनाश अपनी शर्ट उतार देता है। अब अविनाश के 6 पैक आस्था के सामने था, जिसे देख आस्था देखती की देखती रह जाती है। उसका ऐसा रिएक्शन देख अविनाश बहुत खुश होता है और आस्था से पूछता है, क्या तुम इसे फील करना चाहती हो? तो आस्था अनजाने में ही अपना सिर हाँ में हिलाती है, जिसे देख अविनाश उसके हाथ को पकड़कर उसके हाथ को अपने एब्स पे रख देता है। ये देख आस्था पहले चौंक जाती है, मगर फिर वो भी मजे से अपने हाथ फिराने लगती है, जिसे ऐसा करने से अविनाश की बॉडी अब रिएक्ट करने लगती है। आस्था जो अभी अविनाश की अपर बॉडी पे हाथ फेर रही थी, उतने में ही अविनाश आस्था की पेटीकोट निकाल देता है, जिससे आस्था तुरंत चद्दर से खुद को कवर करती है, मगर अविनाश कहा अब मानने वाला था। वो उसकी चादर को हटके उसके पेट पे अपने होठों को फिराने लगता है और उसकी नाभि पर लीक करने लगता है, जिसे आस्था मचल के ऊपर की तरफ हो जाती है। अविनाश धीरे धीरे नीचे की तरफ जाके उसके पैरों पर किस बाइट करने लगता है। फिर थोड़े टाइम ऐसी करने के बाद ऊपर की तरफ देख आस्था को आगे बढ़ाने के लिए इजाजत मांगता है, जिसे देख आस्था खुश होती है कि ऐसे मौके पर भी जब उसका खुद का कंट्रोल छूट गया फिर भी वो उसकी राजमनादी मांग रहा है। इसलिए वो अपनी पलकें झपका देती है, जिसे देख अविनाश आस्था के अंदर इंटर करता है, मगर आस्था की चीख निकल जाती है और जोर से रोने लगती है। ये देख अविनाश रुक जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये आस्था का फर्स्ट टाइम है, जो देख उसे खुशी और दुख दोनों होते हैं। वो आस्था को दर्द में देख उसे प्यार से किस करने लगता है, जिसे आस्था अपना दर्द भूल जाए। फिर जब देखता है आस्था अब नॉर्मल है तो अब वो मूव करने लगता है। धीरे धीरे आस्था भी साथ देने लगती है। फाइनली दोनों एक ही जाते हैं। मगर ये एंड नहीं है, क्योंकि अभी दुश्मनों को मजा चखना बाकी है। चैप्टर 13 अविनाश का खाना बनाना। अगली सुबह जब आकाश में सूरज देवता का आगमन हुआ, मगर आस्था और अविनाश अभी तक एक दूसरे की बाहों में से रहे थे। आस्था के चेहरे पे थकावट मगर सुकून था, जहां अविनाश के चेहरे पर खुशी और सुकून था। सबसे पहले अविनाश की आंखें खुलती है, वो देखता है तो आस्था का चेहरा सबसे पहले नजर आता है, जिसे वो मुस्कुरा उठाता है। उसके चेहरे पर से बाल पीछे की ओर करता है और प्यार से देखने लगता है, जो सोते हुए मासूम और क्यूट दिख रही थी। थोड़ी देर बाद आस्था की आंखें भी खुलती है, वो अविनाश को देख गुड मॉर्निंग विश करती है। अविनाश उसे वेरी गुड मॉर्निंग विश करता है।
आस्था जब उठने की कोशिश करती है तो खुद को अविनाश के शर्ट में पाती है, जिसे देख वो शर्मा जाती है। मगर अब वो उठने की और बैठने की कोशिश करती है तो उसकी चीख निकल जाती है, जिसे सुन अविनाश जल्दी से कहता है, क्या कर रही हो तुम? आस्था, मुझे नीचे जाना है, आपको भूख भी लगी होगी ना, तो नहा के नाश्ता बनाना है क्योंकि नौकरों को मैंने छुट्टी दी है। अविनाश, वो सब होता रहेगा, पहले तुम बताओ तुम ठीक हो? आस्था, हाँ हम ठीक है। मगर आस्था की हालत देखकर अविनाश को पता चल गया कि उसे उठा भी नहीं जाएगा और वो दर्द में है। अविनाश फिर कुछ नहीं कहता, वो उसे गोद में उठाता है और नीचे ले जाने लगता है। ये देख आस्था शर्मा के उसके सीने में सिर रख देती है, जिसे देख अविनाश के फेस पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। आस्था को जब वो नीचे ले जा रहा तब आस्था की नज़र बेडशीट के लाल धब्बे नजर आ जाते हैं, जिसे वो अविनाश को उससे उतरने को कहती है, मगर वो उसे नहीं उतरता। जिसे देख अविनाश से कहती है, छोड़िए न मुझे। अविनाश, क्या हुआ बीवी, अभी तो तुम ही नीचे जाना चाहती थी, जब ले जा रहा हूं तो उतरना है। तुम ठीक से चल भी नहीं पा रही हो एक तो। आस्था अविनाश का सिर घुमा के बेडशीट की तरफ करती और नजरें झुका लेती है। अविनाश जब देखता है तो उसे पता चल जाता है। वो कहता है वो साफ सफाई कर देगा यहाँ की, वो पहले नहा ले क्योंकि उसे अभी आराम की जरूरत थी। क्योंकि कल रात को वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जिसे आस्था के लिए उसे संभालना मुश्किल था। उसने उसे रोका भी था मगर वो नहीं रुका था। आस्था ये सुन कहती है, आप कैसे, मैं कर देती हूँ। अविनाश अब कुछ न कहकर उसे फिर से गोद में उठा के नीचे की ओर चलने लगता है। आस्था उतरने की कोशिश करती है मगर वो नहीं छोड़ता, तो वो मुंह बना के उसके गोद में ही रहती है। अविनाश उसे कमरे में लाके बेड पे लेटता है। आस्था मुंह बना के दूसरी तरफ चली जाती है। ये देख अविनाश की आंखें छोटी हो जाती है, वो उसे घूरने लगता है। मगर आस्था तो आस्था है, उसे कहा किसी से फर्क पड़ता है, वो वैसे ही लेती रहती है। अविनाश, बीवी क्यों नाराज हो? तुम नहीं कर पाती इसीलिए मैंने माना किया, मैं करूँ तो क्या हो जाएगा, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। आस्था फिर भी नहीं देखती। अविनाश फिर उसके पास जाता है और उसके फेस को अपने हाथ में ले लेता है और उसके सिर पर प्यार से किस करता है, जिसे महसूस कर आस्था की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। फिर अविनाश उसकी दोनों आंखों पे किस करता है, फिर उसके दोनों गालों पे। फिर वो अपनी आंखें खोल आस्था को देखता है, जो अब उसे ही देख रही थी। जिसे देख वो उसकी आंखों में देखते हुए उसके होठों पे होठ रख देता है। जिसे महसूस कर आस्था अपने दोनों हाथों को उसके गर्दन के पीछे ले जाती है और उसका साथ देने लगती है। अविनाश भी अब उसे प्यार से किस करने लगता है। थोड़ी देर ऐसे ही किस करने बाद वो उसे छोड़ता है और आराम करने का बोलकर चला जाता है। उसके जाते ही आस्था अपने फोन से किसी को फोन कर कुछ देर बात कर रख देती है और कुछ सोचने लगती है। सोचते सोचते कब उसे नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। वो फिर से सो जाती है। वही अविनाश फिर से टेरेस पे जाके सब समेटने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को भी कुछ भी पता चले जिसे उसकी बीवी को शर्माना पड़े। मगर जब वो वहां पहुंच टेरेस के हालात देख सब कुछ याद आने लगता है कि कैसे आस्था और उसने अपने नए रिश्ते की शुरुआत की, केक कट किया, रोमांटिक डांस, बातें करना, फिर एक दूसरे का हो जाना, ये सब कुछ याद कर वो मुस्कुराने लगता है। जिस चेहरे पे गुस्सा कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होते थे वो आज मुस्कुराने लगा है। फिर वो अपना सिर झटक कर सब समेटने लगता है। सब साफ कर वो नीचे जाता है। जब वो अपने रूम में जाता है तो आस्था को सोता देख उसके पास जाके सिर पे प्यार से किस कर उसके बाल सहलाने लगता है और उसे देखने लगता है। कुछ देर बाद वो उसके पास से उठ के नहाने चला जाता है। नहाने के बाद तैयार होके नीचे किचन में चला जाता है। क्योंकि उसे पता था इसकी बीवी जब उठेगी तो भूखी होगी, इसीलिए वो किचन में जाके कुछ उसका फेवरेट बनाने की सोचता है। फिर वो काजू मसाला शाक, सूप, रोटी, सलाद और मीठे में उसका फेवरेट काजू कतरी बनाता है। फिर जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो रूम में जाके फ्रेश हो जाता है। वो देखता है कि उसकी बीवी अब भी से रही है, ये देख वो अपना सिर पीट देता है। कुछ देर उसे प्यार से देखता है और फिर उसको उठने लगता है। मगर हमारी आस्था ठहरी कुंभकर्ण, इतनी जल्दी वो कहाँ उठने वाली थी। काफी देर उठने के बाद भी जब वो नहीं उठाती तो कुछ और तरकीब सोचने लगता है।
चैप्टर 14 अविनाश का आस्था को खाना खिलाना। अविनाश खाना बना के रूम में आता है तो देखता है उसकी बीवी सो रही है तो कुछ देर उसे ऐसे ही देखने लगता है। जब कुछ देर बाद भी आस्था नहीं उठाती तो उसे जागता है। अविनाश, बीवी उठो, कब तक सोने का इरादा है, उठो, भी भूख नहीं लगी क्या तुम्हें? आस्था, सोने दो ना हब्बी। अविनाश, ये सुन शौक हो जाता है और पूछता है अभी अभी उसने उसे क्या कहकर बुलाया। मगर आस्था अभी भी नींद में थी इसीलिए कुछ जवाब नहीं देती। अविनाश, बीवी तुमने अभी मुझे क्या कहकर पुकारा? आस्था, धीरे से नींद भरी आवाज में हब्बी। अविनाश बहुत खुश हो जाता है। मगर जब वो देखता है कि आस्था फिर से सो गई है तो उसे जगाने लगता है। कुछ देर की कोशिश के बाद आखिरकार आस्था उठ जाती है। अविनाश जब उसे जागता देखता है तो उसे ठीक से बैठता है। आस्था अब उठ के बैठ जाती है। अविनाश उसे अब फ्रेश होने को कहता है मगर आस्था अब भी नींद में थी। जिसे देख अविनाश अपना सिर पीट लेता है। उसकी बीवी खाने और सोना हद से ज्यादा पसंद था। इसीलिए अब वो खुद ही उसे गोद में उठा के बाथरूम में ले जाता है। फिर ब्रश में पेस्ट लगा के उसे देता है। आस्था भी स्लैब पे बैठे बैठे ही ब्रश करने लगती है। उसकी आंखें नींद से बोझल हो रही थी। अगर अविनाश उसे न संभालता तो गिर जाती। अविनाश फिर उसका मुंह वॉश करके उसे बाथटब में बिठाता है। फिर उसके कपड़े लेने चला जाता है। वो आके देखता है तो उसकी बीवी फिर से सो गई है जिसे देख अविनाश को उस पे प्यार और गुस्सा आता है। अविनाश बाथटब के पास जाके उसे जागता है मगर वो नहीं उठाती। ये देख वो खुद बाथटब में जाता है और आस्था को उठा के नहाने को बोलता है। मगर आस्था अविनाश को देख उसके कंधे पे अपना सिर रख देती है। आस्था, हब्बी आप नहला दो ना प्लीज। अविनाश को ये देख आश्चर्य होता है कि को बीवी उसे पहले देखना पसंद नहीं करती थी वो अब उसके सामने बच्चों जैसी हरकतें कर रही है। ये सके उसे खुशी होती है कि अब उसकी बीवी उस पे कितना भरोसा करती है। वो कभी उसका भरोसा नहीं तोड़ेगा ये मन में निश्चय करता है। फिर वो खुद ही आस्था के कपड़ों को रिमूव कर नहलाने लगता है मगर उसके नहलाते नहलाते उसकी हालत खराब हो रही थी। क्योंकि उसकी सॉफ्ट स्किन को देख वो पागल हो रहा था। वो फिर से उसे प्यार करना चाहता था। वो खुद पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है मगर अब उसके बस से बाहर होता जा रहा था। उसके हाथ अब आउट ऑफ कंट्रोल होके इधर उधर जा रहे थे। जिसे महसूस कर आस्था अपनी आंखें खोल देती है। मगर अविनाश अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो उसके होठों पे अपने होठ रख देता है और प्यार से किस करने लगता है। आस्था उससे दूर करने की कोशिश करती है मगर कर नहीं पाती। थक हार कर वो हार कर उसका साथ देने लगती है क्योंकि उसे भी अविनाश का प्यार करना अच्छा लगता था। फिर अविनाश के हाथ अब उसकी पूरी बॉडी पे फिरने लगे थे। थोड़ी देर बाद आस्था की सिसकियों की आवाज आने लगती है। जिसे पता चल रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। कुछ देर बाद आस्था और अविनाश बाहर आते हैं। आस्था फिर कपड़े पहनने चली जाती है। अविनाश भी अब तैयार होने लगता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों नीचे जाते हैं। आस्था नीचे जाके बैठ जाती है। अविनाश फिर खाना निकलने लगता है। अविनाश 2 प्लेट लगाने वाला होता है तो आस्था उसे रोक देती है। आस्था, आप 2 प्लेट क्यों में खाना क्यों निकल रहे हो जबकि आप मुझे अपने हाथों से ही खिलाते होते। ये बोल वो चुप हो जाती है। अविनाश उसे छेड़ने के लिए कहता है अच्छा तुम्हें मेरे हाथ से खाना है। आस्था अपना सिर हाँ में हिलाती है और कहती है कि जब भी आप घर पर ही मुझे आपके हाथ से ही खाना है। ये सुन अविनाश के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए एक प्लेट साइड में रख देता है और फिर एक ही प्लेट में खाना निकलने लगता है। पहले काजू मसाला शाक रोटी सलाद पापड़ निकलता है। फिर रोटी का निवाला भर के वो पहले आस्था को खिलाता है। आस्था भी उसे खिलाने लगती है। ऐसे ही दोनों अपना लंच कंप्लीट करते हैं। लंच फिनिश होने के बाद आस्था को याद आता है कि नौकर को उसने छुट्टी दी है तो खाना बनाया किसने क्योंकि खाना बाहर का लग तो नहीं रहा था बल्कि उसे भी अच्छा था। आस्था, अविनाश खाना किसने बनाया? अविनाश, क्यों अच्छा नहीं था? आस्था, अच्छा था मगर मैंने नौकर को छुट्टी दी है तो फिर किसने बनाया? अविनाश, मैंने बनाया। आस्था ये सुन शौक हो जाती है। पूछती है कि क्या आपको खाना बनाना भी आता है? अविनाश, पहले नहीं आता था फिर मैं सिर्फ तुम्हारे लिए सीख लिया।
ये सुन आस्था को खुद पे बहुत गुस्सा आता है कि उसने कभी अविनाश के एफर्ट्स देखे क्यों नहीं। वो उस विक्रम में ऐसा क्या देखा जो उसकी कोई फिक्र नहीं करता, सिर्फ नाटक करता रहता है। तब तक अविनाश उसके लिए काजू कतरी ले आता है और उसे खिलाता है। उसे वो भी बहुत पसंद आती है। आस्था, अब भी क्या आप मेरे लिए फिर कभी खाना बनाओगे जब मेरा मन हो? अविनाश, हाँ क्यों नहीं, जब भी तुम्हारा मन हो मुझे बोल देना, मैं बना दूंगा। आस्था ये सुन खुश होके चेयर से खड़ी होके अविनाश के पास जाती है और गाल पे किस कर देती है और गले लगा लेती है। चैप्टर 15 लीला का फोन आस्था के पास। अविनाश और आस्था अपना लंच कंप्लीट कर हॉल में आता है। तभी आस्था का फोन बजने लगता है जिसमें मम्मा विथ हॉट इमोजी था, जिसे देख आस्था को गुस्सा आ जाता है। अविनाश आस्था की तरफ देखने लगता है, जब वो उसे गुस्से में देखता है तो शांत होने को कहता है और फिर फोन उठाने ही वाला था कि आस्था उसका हाथ पकड़ रोक देती है और कंफ्यूजन में उसे देखती है, जिसे देख अविनाश कहता है, बीवी तुम उन्हें ऐसे ही छोड़ दोगी, तुम्हें उन्हें सबक सिखाना चाहिए। उसे क्या पता था कि आस्था अपने मन में उनसे बदला लेने के लिए प्लान बना चुकी है, वो उन्हें इतनी आसानी से माफ थोड़ी ही कर सकती है। मगर उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए कुछ नहीं अविनाश को बताया था, इसीलिए उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उसके प्लान को भी एग्जीक्यूट करने का फैसला करती, क्योंकि वो ऐसा नहीं करती तो अविनाश को उस पे शक हो जाता। इसीलिए उसकी बात मानकर बात करने का फैसला करती है, मगर तब तक फोन की रिंग कट चुकी थी। मगर अब दोबारा बजने लगती है, वो फोन उठा लेती है इस बार। फोन, हेलो बेटा कैसी हो तुम, तो हमें भूल ही गई हो, ना मिलने आती हो ना फोन करती हो। आस्था जानती थी कि इन शातिर लोगों को कोई काम ना हो तब तक उसे कॉल नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने काम के लिए ही फोन किया होगा। आस्था, हाँ मम्मा मैंने भी आपको बहुत मिस किया, मगर क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिलता मुझे। ये सुन उसकी मम्मी उनकी असली बात करने लगती है जिसके लिए उन्होंने पहुने किया था। फोन, बेटा जानती हूँ मैं भी क्या करूँ, तुम्हारे बाबा टेंशन में रहते हैं, उन्होंने जो पैसे किससे उधार लिए हैं उन्हें वापस करता है और प्रोजेक्ट के चक्कर में खाना भी ठीक से नहीं खाते और मैं घर पे बोर हो जाती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा तुमसे बात कर लूँ। आस्था उनके इरादे समझ गई, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जो वो उसकी हेल्प ऐसे ही मांगते थे, वो खुशी खुशी उनकी हेल्प के लिए दौड़ी चली जाती थी। मगर इस बार उनकी सच्चाई उसे पता थी, जिसे वो बर्बाद करना चाहती थी वो उनकी हेल्प करे बिल्कुल भी नहीं। आस्था, क्या आप ये सब अब मुझे बता रही है? ये कहकर शॉकिंग रिएक्शन देती है, जैसे उसे न बताकर उन्होंने उसे पराया कर दिया हो। मगर अब उन लोगों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था हकीकत में तो। फोन, बेटा मैं तुम्हें बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, वो तो मेरे मुंह से कैसे बात निकल गई। आस्था, आप ऐसा क्यों कह रही है, क्या मैं आपकी बेटी नहीं? फोन, ये सुन वो थोड़ी हकलाती बोलती है, ना ना बेटा तुम हमारी ही बेटी हो। आस्था, आपने भी शादी के बाद मुझे पराया कर दिया, इसीलिए तो कुछ नहीं बताया। फोन, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। आस्था, ठीक है मम्मा मैं आपको थोड़े पैसे को सेविंग के है वो भेजती हूँ। दूसरी तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता। ये कहकर उदास सा फेस बना लेती है। फोन, ठीक है बेटा तुम पैसे भेज दो, मैं तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं बताऊंगी कि ये पैसे तुमने भेजे हैं, क्योंकि उनके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे। जब भी फ्री हो तो तुम घर आना, मैं तुम्हारे पसंद की चीज बनाऊंगी और बैठ के बातें करेंगे, और अपना भी ख्याल रखना, हमें तेरी बहुत फिक्र रहती है। ठीक है रखती हूँ, लगता है तेरे बाबा आ गए। ये बोल फोन रख देती है। जैसे मतलब निकालते ही जनता जाए भाड़ में, ऐसा सरकार मानती है, वैसे ही आस्था को भी ऐसे ही ट्रीट किया गया। आस्था फोन रख डेविल स्माइल के साथ देखने लगती है और फिर पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर करा देती है। अविनाश पूछता है कि तुमने उन्हें पैसे क्यों भेजे, तो आस्था उसे बताती है जो भी उसकी मम्मा यानी लीला जी ने कहा, और फिर अपना मकसद भी बताती है कि वो इन पैसों का जरिए उन्हें विश्वास दिलाना चाहती थी कि वो अभी उनके हाथ की कठपुतली है। वो उनको उस पे शक नहीं करने देना चाहती थी जिसे उनको बर्बाद करना आसान हो। जिसे सुन अविनाश मुस्करा देता है और आस्था को अपनी बाहों में ले लेता है।
वही दूसरी तरफ लीला जो कि आस्था की माँ है, वो पैसे आते देखो जोर जोर से हंसकर अपने पति मनीष को दिखाती है, जिसे देख तीनों हंसने लगते हैं। लीला, ये कितनी बेवकूफ है, हम कोई कहानी बना के इसको सुनते हैं और ये हमें पैसे भेज भी देती है। बेवकूफ। जानवी, हाँ मोम, वो बहुत बेवकूफ है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। जो उसे प्यार करता है उसे ही वो अपने दुश्मन मानती है। और हमें अपना। अगर उस अविनाश उसे न चुनकर मुझे चुना होता तो मैं उसकी जिंदगी संवार देती। मगर उसने उस बेवकूफ को चुनकर अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। अब मैं किसी भी हाल में उन दोनों को एक नहीं होने दूंगी। लीला, हाँ वो बहुत बेवकूफ है जो उस विक्रम के पीछे पागल है। मगर उसे क्या पता कि उसको उसकी लाइफ में सेट हम नहीं किया है। मनीष, अगर उसके नाम जायदाद नहीं होती ना भाई साहब की तो इसे कब का इस घर से बाहर निकल देता। ये सब वो गुस्से में दांत भींचते हुए कहता है। लीला, हाउस के सामने अच्छाई का नाटक करते करते थक गई हूँ, मुझसे नहीं होता। ये बोल मुंह बनाने लगती है। जानवी, उसकी जायदाद के लिए मुझे अपने बॉयफ्रेंड को उसकी लाइफ में लाना पड़ा। ये बोल गुस्से में दांत भिजने लगती है। लीला, ये सब छोड़ो, हूँ कैसे भी करके उस लड़की से कैसे भी करके हमें उससे जायदाद लेनी होगी, वरना हम रास्ते पे आ जाएंगे। जानवी, हाँ पापा, मैं अब उसे अब और नहीं झेल सकती। मनीष, हाँ हमें कुछ बड़ा प्लान करना होगा। फिर सब चले जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर लिसनिंग नेक्स्ट चैप्टर ऑफ रीबर्थ ऑफ क्वीन।